नमस्कार दोस्तों, मैं धर्मेंद्र वर्मा ऑनलाइन स्टडी विद डीके में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आपके बहुत सारे कमेंट्स आए कि सर एक ही वीडियो में आप हमें प्रीवियस ईयर पेपर जो आपके 2011 से 22 तक के हुए एक ही वीडियो में दे सकते हैं कि नहीं। बिल्कुल दे सकते, क्यों नहीं देख सकते हैं। आपने कमेंट किया और वीडियो लेकर आ गए। यहाँ पर जो आपको मिलेगा वो विषय वाइज मिलेगा, है ना। यानी कि आज जो हम बनाएंगे वो बाल विकास से संबंधित वीडियो बनाएंगे। किससे? बाल विकास से। अब बाल विकास में आपका हम चलेंगे 2022 से, है ना। 2022 तक आपका हुआ था एग्जाम 2011 से। 2022 के पेपर को सोल्व करेंगे, फिर आपका 21 का करेंगे, फिर आपका 17 में हुआ था उसको करेंगे, उसके बाद 15 में हुआ था, उसके बाद में 12 में हुआ था और उसके बाद में 11 में हुआ था। यानी कि 1 2 3 4 5 6 ना, इन 6 वर्षों के पेपर हम आज सोल्व करने वाले हैं। हर एक सब्जेक्ट का आपको अलग अलग पार्ट मिल जाएगा। तो आज हम बाल विकास के 6 वर्षों के प्रश्न करेंगे, 11 12 15 17 21 22। और यहां पर मैं एक बात आपको बता दूं, सिर्फ और सिर्फ प्रश्न पढ़ेंगे, 4 विकल्प पढ़ेंगे और आंसर बताऊंगा। क्यों? क्योंकि ज्यादा समय लगेगा इसमें। सिर्फ और सिर्फ इस वीडियो का मकसद ये है कि आपको पता चल सके कि किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं बाल विकास के आपके रेट एग्जाम में। तो स्किप नहीं करना है, वीडियो को पूरा देखना है और अंत में जरूर बताना है कि वीडियो आपको कैसा लगा। यदि इसी प्रकार के और भी पार्ट और भी विषय के चाहिए तो कमेंट्स के माध्यम से आप बता सकते हैं। तो यहां पर ये भी आप कर सकते हैं, आपका आकलन भी कर सकते हैं कि भैया 2022 के पेपर यदि हम देते तो उसमें कितने नंबर आते, 21 में, 17 में, 15 में, 12 में, 11 में। और इन प्रश्नों के बारे में आपको बताना भी है कि 22 में कितना है आपको, 21, 17, 15, 12 या 11 में, है ना। तो ये भी आप कर सकते हैं, आकलन भी आपका कर सकते हैं। तो ये आपका ए कोड है, आपका 2022 का ये पेपर है, तो इसको हम हल करेंगे, है ना। और खंड ए इसको हम कह सकते हैं। तो प्रश्न की ओर सीधे चलेंगे हम। ये सारी जानकारी आपको पता है, किस प्रकार के सब्जेक्ट आते हैं, कितने कितने नंबर के आते हैं, सारी जानकारी आपको पता है। तो देखिए यहाँ पर खंड ए की हम बात करेंगे। पेपर है आपका ये 2022 का। कौन सा है? 2022 का। उसके बाद 21 को सोल्व करेंगे, फिर 17 को, 15 को, 12 को और फिर 11 को। शुरुआत करते हैं। देखिए पहला प्रश्न आपसे सॉरी, पहला प्रश्न आपसे पूछा था, निम्नलिखित में से कौन सा या फिर कौन से कथन असत्य है। यहां पर देखिए असत्य कथन सीधा सीधा पूछा गया था और कूट में आपको आंसर देना था कि यहां समझना जरूरी नहीं है कि प्रत्येक बच्चा अद्वितीय क्यों नहीं है। भैया समझना, बिल्कुल समझना जरूरी है। तो यहां पर कथन असत्य है, तो आपका पहला वाला क्या हो गया? असत्य कथन हो गया। और यही हमें देखना था, तो पहला वाला असत्य हो गया। बच्चा एक एकीकृत पूर्ण के रूप में विकसित होता, बिल्कुल होता है। विकास के एक पहलू में किसी समस्या की दूसरों को प्रभावित करने की संभावना होती, बिल्कुल होती है। विकास एक अनुक्रमिक प्रक्रिया है, बिल्कुल अनुक्रमिक प्रक्रिया है। हमें कथन गलत को देखना था, तो गलत कथन कौन सा? आपका पहला वाला। और पहला वाला कहां पर है? डी वाले विकल्प में। और यही आपका करेक्ट आंसर होगा, है ना। दूसरा प्रश्न, दूसरा प्रश्न आपसे पूछा गया है, भैया रिक्त स्थान तब होता या होती है जब परिपक्वता और अनुभव के कारण मनुष्य में क्रमबद्ध और प्रगतिशील परिवर्तन होते हैं। क्या होता है? वृद्धि, विकास, शारीरिक बदलाव या फिर मानसिक परिवर्तन। करेक्ट आंसर क्या होगा? आपका विकास, है ना। यहां पर वृद्धि भी हो सकता था, लेकिन विकास में ही वृद्धि आ जाती है। तो यहां पर क्या आएगा? आपका विकास। विकास तब होता है या फिर होती है जब परिपक्वता और अनुभव के कारण मनुष्य में क्रमबद्ध और प्रगतिशील परिवर्तन होते हैं। बी वाला विकल्प आपका करेक्ट होगा। तीसरा प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी बचपन की विशेषता नहीं है। यहां पर कौन सी बचपन की विशेषता नहीं है? चाइल्डहुड की यहां पर बात की जा रही है। प्राक्टोली आयु, अनुकरणीय आयु, सवाल करने की आयु या फिर खिलौना आयु। इस पे आपको बोनस दिया गया था। बोनस का मतलब है कि सभी को इसका 1 नंबर मिला था। अब क्यों मिला था? यहां पर देखिए बचपन की विशेषता कौन सी है उस पर हम बात करें तो सवाल करने की आयु होती है आपकी बचपन की अवस्था, विशेषता हम बात करें, और खिलौने की आयु होती है। आपकी जो प्राक टोली आयु है और अनुकरणीय आयु है, इन दोनों को आप शेषावस्था में ला सकते हैं। ये शेषावस्था की विशेषता है। तो यहां पर एक विकल्प होता आपका, लेकिन 2 विकल्प यहां पर सही हो रहे हैं। इस वजह से क्या हुआ था? बोनस दिया था, 1 नंबर आपको यहां पर दिया गया था। ए वाला भी सही है और बी वाला भी सही है। यहां पर कथन के बारे में पूछा नहीं गया है, तो उसके हिसाब से आपका ये प्रश्न गलत था, है ना। आंसर आपको सभी को मिला था। तो यहां पर आंसर पहला भी सही है और दूसरा भी सही है। चलिए चौथा प्रश्न पूछा गया था, प्रकृति एवं पोषण विवाद निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। प्रकृति एवं पोषण विवाद के बारे में पूछा गया है। अनुवंशिकी एवं वातावरण, व्यवहार एवं वातावरण, वातावरण एवं जीव विज्ञान, वातावरण एवं पालन पोषण। करेक्ट आंसर होगा अनुवांशिकी एवं वातावरण। पहला वाला विकल्प आपका करेक्ट होगा। ज्यादा समय में आपका नहीं लूंगा, है ना। जैसे जैसे प्रश्न आएंगे वैसे वैसे करवाता जाऊंगा। प्रतिभाशाली बालक की बुद्धि लब्धि होती है।
यहाँ पर देखिए बुद्धि लब्धि के बारे में एक प्रश्न मैंने दिया था और मैं यहाँ पर थोड़ा सा समय लूंगा 1 मिनट का। मैंने एक प्रश्न पूछा था कि भाई प्रथम बुद्धि लब्धि का जो सूत्र है वो किसके द्वारा दिया गया था। आप सभी को हैरानी होगी कि 89% बच्चों ने गलत आंसर दिया था, मात्र 11% बच्चे ऐसे थे जो वो आंसर सही कर पाए थे, है ना। क्यों कर पाए थे, क्यों गलत किया था? मैंने पूछा था कि भाई प्रथम बुद्धि लब्धि का जो सूत्र है वो किसके द्वारा दिया गया था। आंसर क्या आता आपका? स्टर्न। क्या था? स्टर्न आता। इनके द्वारा 1912 में दे दिया गया था भैया आपका बुद्धि लब्धि का सूत्र। सूत्र क्या दिया था इन्होंने? आपको पता होगा, मानसिक आयु बटे वास्तविक आयु, बस इतना ही सूत्र दिया था। जो आपके टर्मन है, टर्मन के जो आंसर टिक किया था वो 80% बच्चों ने ये किया था कि भैया टर्मन आएगा, टर्मन नहीं आएगा। प्रथम पूछे तो स्टर्न आएगा, लेकिन संशोधित इनके द्वारा किया गया था 1916 में। कब किया था? 1916 में किया था। उसको सरल बना दिया था जो स्टर्न ने दिया था। क्या सरल करा था इन्होंने? वास्तविक आयु बटे मानसिक आयु बटे वास्तविक आयु तो स्टर्न ने दे दिया था, लेकिन इनके द्वारा क्या लगा दिया गया था? 100 लगा दिया गया था, जिसके क्या हुआ था आपका जो बुद्धि लब्धि का सूत्र है वो सरल हो गया था। तो इनके द्वारा संशोधित किया गया था। ये याद रखिएगा, आज के बाद आपको गलत नहीं करना है, मैंने ये आपको जानकारी दे दी है ना। चलिए आंसर की ओर बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पर प्रतिभाशाली बालक की बुद्धि लब्धि के बारे में पूछा गया है, तो 140 से ज्यादा होती है, 140 से अधिक होती है ना। तो आपका जो बी वाला विकल्प है आपका करेक्ट होगा। सामान्य बालक की आपको पता ही होगा 90 से 110 होती है ना। मंद बुद्धि की 80 से 90 होती है, फिर 90 के लीजिए। जड़ बुद्धि की आपकी 70 से कम होती है। इसके बारे में आपको पता होगा, बी वाला विकल्प आपका करेक्ट होगा। छठे प्रश्न को देख लेते हैं। स्कूलों को व्यक्तिगत भिन्नताओं का ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि क्यों रखना चाहिए? प्रत्येक छात्र को विशिष्ट महसूस करवाने हेतु होना चाहिए, छात्रों के बीच के अंतर को कम करने हेतु, छात्रों एवं छात्राओं की क्षमताओं और प्रदर्शन को नहीं जानने के लिए, समझने के लिए कि छात्र सीखने में समर्थ या असमर्थ क्यों हो रहे हैं। जैसा कि मैं आपको हर एक वीडियो में बताता हूं कि या तो आपका जो पॉजिटिव पूछा गया प्रश्न या फिर नेगेटिव, दो तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं। पॉजिटिव कौन सा होता है? जिसमें सीधा सीधा पूछा गया, जिसमें नहीं 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 लगा होता है। जहां पर नहीं आ जाए, जैसे कि स्कूलों को व्यक्तिगत भिन्नताओं का ध्यान रखना क्या नहीं चाहिए, इस प्रकार से प्रश्न पूछे तो वो हो गया नेगेटिव। यहाँ पर सीधा सीधा पूछा गया तो ये हो गया पॉजिटिव। तो इसमें यदि विकल्प में केवल आ जाए, केवल आ जाए, नहीं आ जाए, है ना, ये चीजें दोनों आ जाए, तो आप समझिएगा कि वो विकल्प हमेशा गलत रहेगा। पॉजिटिव में, यदि नेगेटिव में चला है तो वो आपका करेक्ट होगा। जैसे कि यहाँ पर नहीं लिखा हुआ है, एक उदाहरण के तौर पर बता रहा हूं, तो ये विकल्प आपका कभी नहीं होगा। समझने के लिए कि छात्र सीखने में समर्थ या असमर्थ क्यों हो रहे हैं, ये मैं हर वीडियो में आपको बताता हूं, है ना। ये एक बोनस समझिए, है ना, एक बोनस समझिए। बोनस के तौर पर ये आप रख सकते हैं, ट्रिक है एक तरह की, है ना, कि जहां पर आपका केवल आ जाए कि केवल छात्र, या फिर या इस जैसे कि यहाँ पर छात्र एवं छात्राओं की क्षमताओं का प्रदर्शन को नहीं जानना चाहिए या फिर नहीं जानने के लिए, तो ये आपका हमेशा गलत होगा, है ना। तो यहाँ पर पूछा क्या गया, पॉजिटिव प्रश्न पूछा गया है कि स्कूलों को व्यक्तिगत भिन्नताओं का ध्यान रखना चाहिए। क्यों रखना चाहिए? क्योंकि समझने के लिए छात्र सीखने में समर्थ है या फिर असमर्थ क्यों हो रहे हैं, इसलिए स्कूलों को व्यक्तिगत भिन्नताओं का ध्यान रखना चाहिए। डी वाला विकल्प आपका करेक्ट होगा। अगला प्रश्न, 16 वर्ष आयु का बच्चा बुद्धि लब्धि परीक्षण में 75 अंक प्राप्त करता है, उसकी मानसिक आयु रिक्त स्थान वर्ष होगी। जैसे कि बुद्धि लब्धि का सूत्र मैं आपको बता ही चुका हूं, है ना, मानसिक आयु बटे वास्तविक आयु इंटू 100। यदि आप उससे हल करेंगे तो आंसर आपका होगा क्या? 12 वर्ष। क्या निकल के आएगा? 12 वर्ष। 16 वर्ष आयु का बच्चा बुद्धि लब्धि परीक्षण में 75 अंक प्राप्त करता है, उसके मानसिक आयु कितनी होगी? 12 वर्ष होगी। डी वाला विकल्प आपका सही होगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं। प्रत्येक व्यक्ति का कार्य निश्चित योग्यताओं का प्रतिबिंब होता है। किसी विशेष कार्य को करने में व्यक्ति अपनी समस्त मानसिक योग्यताओं में से कुछ को प्रतिदर्श के रूप में चुनाव कर लेता है। यह सिद्धांत किसने दिया है? यहाँ पर सीधा सीधा सिद्धांत के बारे में पूछा है, थॉर्नडाइक, थर्स्टन, गिलफोर्ड या फिर थॉमसन। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा, ये जो सिद्धांत दिया गया है ये थॉमसन के द्वारा दिया गया है। किसके द्वारा? थॉमसन के द्वारा दिया गया है। डी वाला विकल्प आपका करेक्ट होगा। निम्न में से कौन सी व्यक्तित्व मापन की प्रक्षेपी विधि है? देखिए यहाँ पर प्रक्षेपी विधि के बारे में पूछा गया। व्यक्तित्व मापन की निर्धारण मापनी है, अवलोकन है, साक्षात्कार है या फिर कथानक संप्रत्यक्षण परीक्षण है। करेक्ट आंसर आपका 9th का होगा, कथानक संप्रत्यय परीक्षण। ये क्या है? व्यक्तित्व मापन की प्रक्षेपी विधि है। डी वाला विकल्प आपका करेक्ट होगा। अगला प्रश्न, सृजनात्मकता मुख्यतः किससे संबंधित है? सृजनात्मकता के बारे में पूछा गया। भैया ये अति सक्रियता किससे संबंधित है?
कम बौद्धिगम्यता से है, अभिसारी चिंतन से या फिर अपसारी चिंतन से है? तो याद रखिएगा जो सृजनात्मकता संबंधित होगा वो अपसारी चिंतन से होगा। यहां पर भी डी वाला विकल्प आपका सही होगा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी स्थिति समायोजन को बढ़ावा देती है? समायोजन को कौन सी स्थिति बढ़ावा देती है? तीव्र चिंता, अपराध बोध के बारे में जुनूनी सोच, बीमारी का डर या फिर विक्षिप्त भय और चिंता से मुक्ति? करेक्ट आंसर होगा, देखिए यहां पर पूछा गया है कौन सी स्थिति है जो समायोजन को बढ़ावा देती है, तो वो देती है विक्षिप्त भय और चिंता से मुक्ति। डी वाला विकल्प आपका करेक्ट होगा। अगला प्रश्न, प्रतिभाशाली बालक के लक्षण क्या है? यहां पर देखिए लक्षण के बारे में पूछा गया है, भैया लक्षण क्या होंगे? तो अभिव्यक्ति में नम्यता बिल्कुल होगा, जिज्ञासु होता है प्रतिभाशाली, तो दूसरा वाला विकल्प भी आपका सही होगा। वार्तालाप प्रियता, अति सक्रियता सॉरी। तो यहां पर देखिए प्रतिभाशाली बालक के लक्षण पूछा गया है, तो आपका अभिव्यक्ति में नम्यता और जिज्ञासा दोनों ही करेक्ट होंगे। दोनों कहां पर है? बी वाले में है और यही आपका सही आंसर होगा, है ना। चलिए अगला प्रश्न, बुद्धि लब्धि के लिए निम्नलिखित फार्मूला किसने दिया? ये पूछा गया है आपका प्रश्न। देखिए यहां पर यह प्रश्न पूछा गया है आपसे कि बुद्धि लब्धि के लिए निम्नलिखित फार्मूला किसने दिया। अब यहां पर सोचने वाली बात है, वैसे तो मैं आपको कहना चाहूंगा, वैसे तो आयोग द्वारा ए और बी दोनों आंसर माने हैं, है ना, लेकिन मेरे हिसाब से जो आंसर होगा, देखिए यहां पर पूरा पूरा बुद्धि लब्धि का सूत्र दिया है और पूरा पूरा जो दिया है वो आपका टर्मन ने दिया है। कब दिया है? 1916 में, है ना। इनके द्वारा जो सूत्र दिया गया था बुद्धि लब्धि का, वो सिर्फ और सिर्फ दिया गया था मानसिक आयु बटे आपका वास्तविक आयु कह लीजिए या फिर कलानुक्रमिक आयु कह लीजिए, है ना। ये सूत्र दिया था आपका किसने? टर्मन ने, है ना, पूरा पूरा इंटू 100 लगाकर। लेकिन इनके द्वारा जो सूत्र दिया गया था वो सिर्फ और सिर्फ, मैंने आपको बताया, सॉरी मेरे को बोलने में गलती हो गई होगी पहले, मैं फिर से दोहरा देता हूं इस बात को, है ना। कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि मैं दोनों में कंफ्यूज हो गया हूं, क्लियर कर देता हूं शुरू से। जैसा कि मैंने आपको बताया कि भैया जो आयोग द्वारा आंसर माना है वो ए माना है और बी माना है, लेकिन मेरा मानना यह है कि भैया यदि मानसिक आयु बटे कलानुक्रमिक आयु या फिर मानसिक आयु बटे वास्तविक आयु देते तो आपका आंसर क्या होता? आपका यहाँ पर स्टर्न होता, है ना। लेकिन इंटू 100 लगा हुआ है, इसको संशोधित सूत्र है ये, तो आंसर क्या होगा आपका? यहाँ पर टर्मन होगा, है ना। तो टर्मन यहाँ पर करेक्ट होगा। इन्होंने ये माना है, उसमें कोई डाउट नहीं, माना है इनके द्वारा, लेकिन मेरे अनुसार आंसर कौन सा होगा? बी, और बी सिर्फ और सिर्फ बी आंसर करेक्ट होगा, है ना। तो यहाँ पर ए भी माना आयोग द्वारा और बी भी माना है। इनके द्वारा 1916 में संशोधित किया गया था और इनके द्वारा 1912 में दिया था, लेकिन जो इनके द्वारा सूत्र दिया था वो बस इतना ही दिया था। इसको सरल बनाने के लिए टर्मन ने इसको संशोधित करके क्या कर दिया था? इंटू 100 कर दिया था, है ना। आगे बढ़ते हैं, ए और बी दोनों आंसर आयोग के द्वारा करेक्ट माने गए हैं। चलिए अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है आपका, रवि का बुद्धि परीक्षण इंगित करता है कि वह औसत से लेकर औसत से अधिक बुद्धिमत्ता की श्रेणी में आता है। हालांकि पढ़ने, वर्तनी, सामाजिक विज्ञान और विज्ञान में उसके ग्रेड बहुत कम है, उसके गणित के ग्रेड काफी अधिक है। रवि लेखन कौशल में अच्छा है, रवि में अधिक संभावना किसकी है ये आपको बताना है। भैया उसमें क्या है? गणित से संबंधित विकृति है जिसको डिस्कैल्कुलिया कहते हैं, लेखन से संबंधित विकृति है जिसको डिस्ग्राफिया कहते हैं, पढ़ने से संबंधित विकृति से डिस्लेक्सिया कहते हैं, या फिर बोलने से संबंधित विकृति जिसे डिस्लेक्सिया कहते हैं। देखिए चार जो प्रश्न है या फिर चार जो इंपोर्टेंट विकृति है वो तो आपको यहीं पर याद हो गई। जैसे गणित से संबंधित आपका डिस्कैल्कुलिया है, लेखन से संबंधित आपका डिस्ग्राफिया है, पढ़ने से आपका डिस्कैल्कुलिया है, बोलने से आपका डिस्फेक्सिया है, ये याद कर लीजिएगा। अब प्रश्न के हिसाब से हम जाने तो आंसर क्या होगा आपका? उसे पढ़ने से संबंधित विकृति है जिसे डिस्लेक्सिया कहा जाता है। तीसरा वाला विकल्प आपका क्या होगा? सही होगा, है ना। चलिए अगला प्रश्न, सीखना व्यवहार में उत्तरोत्तर सामंजस्य की एक प्रक्रिया है। यहाँ कथन किस शिक्षाविद के द्वारा दिया गया? सीधा सीधा जो कथन है इसके बारे में पूछा गया है, किसके द्वारा दिया गया है? स्किनर, वुडवर्थ, क्रो एंड क्रो या फिर गेट्स एवं मन। करेक्ट आंसर होगा जो सीखना व्यवहार में उत्तरोत्तर सामंजस्य की प्रक्रिया है ये स्किनर द्वारा दिया गया। किसके द्वारा? स्किनर द्वारा दिया गया। अगला प्रश्न, कक्षा 2 की छात्रा सृष्टि को अध्यापिका ने मूल गणित विषय के सवाल करवाए। अगले दिन उसने बाजार में सामान खरीदने के उपरांत दुकानदार द्वारा दी गई योग की गलती को चिन्हित करके सही करवाया। यह अधिगम का कौन सा प्रकार है? यहाँ पर जो अधिगम का प्रकार है
उसके बारे में आपको बताना है। क्या नकारात्मक स्थानांतरण है, सकारात्मक स्थानांतरण है, द्विपक्षीय स्थानांतरण है या फिर शून्य स्थानांतरण है। यदि प्रश्न के हिसाब से हम देखें तो ये सकारात्मक स्थानांतरण होगा। कैसा होगा? सकारात्मक स्थानांतरण। बी वाला विकल्प आपका करेक्ट होगा। एक व्यक्ति में एक समय पर दो विपरीत इच्छाओं का होना कहलाता। दो विपरीत इच्छाओं के बारे में पूछा गया है। क्या उसे द्वंद्व कहते, कुंठा कहते, चिंता कहते या फिर दबाव कहते हैं? तो याद रखिएगा, दो विपरीत इच्छाएं यानी कि उसे क्या कहेंगे? द्वंद्व कहेंगे। द्वंद्व यानी कि दो, है ना, इससे आप याद रख सकते हैं। तो पहला वाला विकल्प आपका करेक्ट होगा। चलिए अगला प्रश्न। अगला प्रश्न पूछा था, निम्नलिखित में से किस सिद्धांत को पुनर्बलन का सिद्धांत भी कहते हैं? इस पर हमने प्रॉपरली वीडियो बनाया है, आप देख लीजिएगा, है ना। एक वीडियो बनाया है कि भैया जो सिद्धांत है, जो प्रमुख सिद्धांत हैं, उनको किन किन नामों से जाना जाता है, कि वीडियो हमने अपलोड किया है, काफी समय हो गया, आप देखेंगे तो आपको मिल जाएगा, है ना। आंसर होगा, यहाँ पर हम पहले चार विकल्प पढ़ लेते हैं। भाई पुनर्बलन का सिद्धांत को क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत कहते हैं, उद्दीपक अनुक्रिया सिद्धांत, शास्त्रीय अनुबंध सिद्धांत या फिर अंतर्दृष्टि सिद्धांत क्या कहा जाता है? तो जहां पर पुनर्बलन के सिद्धांत आ जाए उसे क्या कहेंगे? क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत कहेंगे। एक क्यूज के तौर पर मैं आपको प्रश्न दे रहा हूं कि भैया पुनर्बलन का सिद्धांत या फिर जो क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत है ये किसके द्वारा दिया गया, ये आपको कमेंट्स के माध्यम से बताना है ना। याद रखिएगा, आपको सभी को बताना है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। निम्नलिखित में से उस उदाहरण का चयन करना है जो आंतरिक अभिप्रेरणा को दर्शाता है। आंतरिक अभिप्रेरणा को कौन दर्शाता है उसके बारे में आपको बताना है। वंदना परीक्षा में अच्छे अंक प्राप्त करने के लिए कठोर परिश्रम कर रही है जिससे वहां अपने माता पिता से उपहार प्राप्त कर सके। उर्मिला फटाफट गृह कार्य समाप्त कर रही है क्योंकि गृह कार्य समाप्त करके वहां टीवी देख सकेगी। ईला बहुत सारी पुस्तकें पढ़ रही है क्योंकि वहां जिले में प्रथम स्थान प्राप्त करके विद्यालय का नाम जिला स्तर पर रोशन करना चाहती है। या फिर मेघा अपने परियोजना कार्य के लिए विभिन्न स्रोत तलाश रही है क्योंकि वहां कई जानकारी प्राप्त करने में रुचि रखती है। तो यहाँ पर देखिए आंतरिक अभिप्रेरणा को कौन दर्शा रहा है? मेघा अपने परियोजना कार्य के लिए क्या कर रही है? विभिन्न स्रोत तलाश रही है क्योंकि वह नई जानकारी प्राप्त करने में रुचि रखती है। ये किसकी ओर इंगित करता है? आंतरिक अभिप्रेरणा की ओर इंगित करता है या फिर उसको दर्शाता है। डी वाला विकल्प आपका करेक्ट होगा। अगला प्रश्न, निम्न में से किसने अधिगम सिद्धांत का प्रतिपादन नहीं किया? यहाँ पर देखिए वो कौन सा सिद्धांत है जो अधिगम सिद्धांत के अंतर्गत नहीं आएंगे? थार्नडाइक, स्किनर, कोहलर या फिर बी.एस. ब्लूम। क्या सही आंसर होगा? तो यहाँ पर देखिए थॉर्नडाइक, कोहलर और स्किनर, यहाँ पर बी.एस. ब्लूम आपका करेक्ट आंसर नहीं होगा। ये अधिगम सिद्धांत के अंतर्गत नहीं आते हैं। थॉर्नडाइक, स्किनर और कोहलर तीनों ही आते हैं। डी वाला विकल्प आपका क्या होगा? करेक्ट होगा। अगला प्रश्न, बार बार बच्चों को सजा से बचने या फिर इनाम पाने के लिए सीखने की गतिविधियों में संलग्न होने के लिए कहना क्या दर्शाता है? क्या दर्शाता है? उनकी बाहरी प्रेरणा को कम करता है, उनकी आंतरिक प्रेरणा को बढ़ाता है, बच्चों को लक्ष्य प्रदर्शन की बजाय महारत हासिल करने के प्रति ध्यान केंद्रित करने के लिए प्रोत्साहित करता है, या फिर बच्चों की प्राकृतिक रुचि को और सीखने में शामिल होने की जिज्ञासा को कम करता है। तो यहाँ पर देखिए बार बार बच्चों को सजा से बचने या फिर इनाम पाने के लिए सीखने की गतिविधि में संलग्न होने के लिए कहना क्या दर्शाता है? तो ये दर्शाता है कि बच्चों की प्राकृतिक रुचि और सीखने में शामिल होने की जिज्ञासा को क्या करता है? ये कम करता है। डी वाला विकल्प आपका करेक्ट होगा। अगला प्रश्न, आरटीई अधिनियम 2009 के अनुसार शिक्षकों के लिए प्रति सप्ताह काम के निर्धारित घंटे 2009 के अनुसार बताना है। 40, 42, 45 या फिर 48 प्रति सप्ताह के बारे में पूछा गया है। करेक्ट आंसर होगा आपका 45 घंटे। कितने घंटे काम करना होगा? कितने घंटे निर्धारित किए गए हैं? 45 घंटे, है ना। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सा एक उत्तम परीक्षण की विशेषता से भिन्न है? यहाँ पर देखिए भिन्न बताना है। विश्वसनीयता, वैधता, वस्तुनिष्ठता या फिर अभिक्षमता। तो यहाँ पर जो उत्तम परीक्षण की विशेषता होगी वो आपकी विश्वसनीयता होगी, वैधता होगी, वस्तुनिष्ठता होगी, अभिक्षमता नहीं होगी। और यही पूछा गया, भिन्न पूछा गया है। तो फोर्थ वाला विकल्प आपका क्या होगा? करेक्ट होगा। अगला प्रश्न, शिक्षार्थी केंद्रित पाठ्यक्रम में निम्नलिखित में से कौन सबसे महत्वपूर्ण है? सबसे महत्वपूर्ण आपको बताना है। इसमें शिक्षार्थी केंद्रित पाठ्यक्रम में अध्यापक, बच्चा, विषय वस्तु या फिर वातावरण। करेक्ट आंसर होगा भैया बच्चा होगा। क्या होगा? बच्चा सबसे महत्वपूर्ण होगा। बी वाला विकल्प आपका करेक्ट होगा। अगला प्रश्न, एक चिंतनशील शिक्षक कक्षा में ऐसी परिस्थिति उत्पन्न करता है कि छात्र व्याख्या सुन सके,
एक चिंतनशील शिक्षक के बारे में यहाँ पर बताया गया है प्रश्न में, आपको इसी के अकॉर्डिंग आंसर देना है। कक्षा कक्ष में शिक्षक के व्याख्यान के नोट्स ले सके, कक्षा कक्ष में अनुशासन बनाए रखे, या फिर छात्रों और शिक्षक में पारस्परिक अंतःक्रिया को प्रोत्साहन मिले। जब एक चिंतनशील शिक्षक कक्षा में एक ऐसी परिस्थिति उत्पन्न करता है तो छात्र क्या करेंगे, छात्र और शिक्षक में पारस्परिक अंतःक्रिया को क्या मिलेगा, प्रोत्साहन मिलेगा या फिर मिले। डी वाला विकल्प आपका करेक्ट होगा। अगला प्रश्न, क्रियात्मक अनुसंधान का अर्थ यहां पर बताना है भैया। क्रियात्मक अनुसंधान का अर्थ क्या होता है, एक अनुधैर्य अनुसंधान होता है, एक अनुप्रयुक्त अनुसंधान होता है, एक शोध जिससे तत्काल समस्या को हल किया जा सके, या फिर सामाजिक आर्थिक उद्देश्य के साथ एक शोध। करेक्ट आंसर होगा भैया, क्रियात्मक अनुसंधान का अर्थ होता है एक शोध जिससे तत्काल समस्या को हल किया जा सके। तीसरा वाला विकल्प आपका करेक्ट होगा। एनसीएफ 2005 के अनुसार पूछा गया भैया, एक शिक्षक की भूमिका होनी चाहिए अनुमोदक, सुविधादाता, आधिकारिक या फिर तानाशाही। सरल सा प्रश्न है, विकल्प पढ़ेंगे, आंसर आपके सामने होगा। क्या होगा भैया, सुविधादाता होगा। एनसीएफ 2005 के अनुसार एक शिक्षक की जो भूमिका होनी चाहिए वो सुविधादाता की होना चाहिए। बी वाला विकल्प आपका करेक्ट होगा। अगला प्रश्न, मूल्यांकन का उद्देश्य यहां पर पूछा गया है बच्चों को मंद शिक्षार्थी और प्रतिभाशाली बच्चों के रूप में अंकित करने के लिए, उन बच्चों की पहचान करने के लिए जिन्हें उपचारिक उपाय की आवश्यकता है, सीखने की कठिनाई और समस्या क्षेत्रों का निदान करने के लिए उस सीमा तक प्रतिपुष्टि प्रदान करना जहां तक हम उत्पादनशील जीवन के लिए शिक्षा प्रदान करने में सफल रहे। तो अपन मूल्यांकन का उद्देश्य इन चारों विकल्पों के माध्यम से जाने तो आंसर होगा उन सीमा तक प्रतिपुष्टि प्रदान करना जहां तक हम उत्पादनशील जीवन के लिए शिक्षा प्रदान करने में सफल रहे। बी वाला विकल्प आपका करेक्ट होगा। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, हम यहाँ पर हिंदी में देखेंगे 29 प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांतों को उनके सही वर्णन से मिलान कीजिए। यहाँ पर सही को मिलान करना है आपको, है ना, सही से क्या करना है आपको, कौन सा नंबर 29 है। चलिए देख लेते हैं। समीप दुराभिमुख दिशा, ये क्या है, ये है आपका शरीर के केंद्र से बाहर की ओर वृद्धि करता है समीप दुराभिमुख। तो एक का क्या हो जाएगा आपका, डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। सिर पदाभिमुख सिरा, देखिए यहां पर आप देखेंगे तो इससे ही आप जो शुरू का जो अक्षर है उसी से आप समझ जाएंगे, है ना। तो दूसरे का क्या होगा, सिर पदाभिमुख दिशा का होगा सिर से पैर की क्रम, पैर का क्रम। तो ये आपका दूसरे का क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। तीसरे का देख लेते हैं, अंतर व्यक्तिक भिन्नताएं। तो अंतर व्यक्तिक भिन्नताएं हो जाएगा आपका विभिन्न बच्चे भिन्न भिन्न दर से बढ़ते हैं, इसका हो जाएगा आपका बी। अंतर व्यक्तिक भिन्नताएं, ये अंतर व्यक्तिक भिन्नताएं हैं और ये अंतरा व्यक्तिक भिन्नताएं हैं। तो इसका आंसर क्या होगा आपका, किसी एक बच्चे में विकास की दर विकास के एक क्षेत्र की अपेक्षा दूसरे से भिन्न हो सकती है। यदि हमें मिलान करना है तो इस प्रकार से मिलान करेंगे, पहले का हो जाएगा डी, दूसरे का हो जाएगा ए, तीसरे का हो जाएगा बी और चौथे का हो जाएगा सी। इसका मतलब है कि आपको जो पहला वाला विकल्प है यही आपका क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा, है ना। चलिए अगला देख लेते हैं और अंतिम प्रश्न देख लेते हैं 2022 का, है ना। अंतिम प्रश्न है आपका ये, विकास रिक्त स्थान से रिक्त स्थान की ओर बढ़ता है। सरल सा प्रश्न है, 4 विकल्प पढ़ेंगे, आसानी से आंसर पकड़ में आ जाएगा। सामान्य से विशिष्ट, जटिल से कठिन, विशिष्ट सामान्य या फिर साधारण से आसान। करेक्ट आंसर क्या होगा भैया, सामान्य से विशिष्ट। याद रखिएगा हमेशा, सामान्य से विशिष्ट। विकास कैसा होना चाहिए, विकास सामान्य से विशिष्ट की ओर बढ़ता है, यानी कि पहला वाला जो विकल्प होगा ये आपका करेक्ट होगा। तो 2022 का पेपर हम सोल्व कर चुके हैं। अब बात करेंगे हम 2021 की। 2021 का पेपर निकाल लेते हैं, ये रहा आपका 2021 का पेपर। कौन सा है ये, 2021 का पेपर है, इसको हम सोल्व करेंगे। खंड अ बाल विकास, है ना, एवं शिक्षण विधियां। चलिए पहला प्रश्न पूछा गया था एनसीएफ 2005 के अनुसार गणित शिक्षण का प्रमुख उद्देश्य क्या है। यहाँ पर देखिए प्रमुख उद्देश्य पूछा गया था, शिक्षकों का प्रशिक्षण, कक्षा कक्षा अधिगम, बालक के चिंतन का गणितीकरण या फिर गणित की विषय वस्तु। तो यहाँ पर एनसीएफ 2005 के अनुसार जो गणित शिक्षण का प्रमुख उद्देश्य होगा वो आपका होगा बालक के चिंतन का गणितीकरण। तीसरा वाला जो विकल्प होगा ये आपका करेक्ट होगा, है ना। ये एनसीएफ 2005 के अनुसार पूछा गया था। दूसरा प्रश्न है, पारितोषिक तथा दंड के माध्यम से सीखना अधिगम के किस सिद्धांत से संबंधित है। यहाँ पर देखिए पारितोषिक तथा दंड के माध्यम से सीखना बताया गया है कि इसके सिद्धांत से संबंधित रखता है सामाजिक सिद्धांत, क्रिया प्रसूत अनुबंधन, शास्त्रीय अनुबंधन या फिर संज्ञानात्मक सिद्धांत। तो यहाँ पर इस प्रकार का यदि आगे प्रश्न पूछे तो याद रखिएगा ये क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत से संबंधित है। बी वाला विकल्प आपका करेक्ट होगा, है ना। चलिए अगला प्रश्न,
निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया बाल्यावस्था के दौरान सीखने से संबंधित नहीं है? यहां पर देखिए सीखने से संबंधित कौन से नहीं है, नेगेटिव प्रश्न पूछा गया है। आपका प्रतिबिंब होगा, तर्क होगा, कल्पना होगा, पूर्व अनुभव नहीं होगा। तो पहला वाला जो विकल्प होगा ये आपका करेक्ट होगा, है ना। चलिए अगला प्रश्न, किसी विशेष कार्यक्रम या प्रशिक्षण के प्रभावों का मापन करने के लिए किस प्रकार के परीक्षणों को परिकल्पित किया जाता है? व्यक्तित्व, बुद्धि, उपलब्धि या फिर रचनात्मकता? क्या सही आंसर होगा? इसका सही आंसर होगा उपलब्धि। क्या होगा? उपलब्धि। किसी विशेष कार्यक्रम या प्रशिक्षण के प्रभाव का मापन करने के लिए आपका जो उपलब्धि परीक्षण है इसका परिकल्पित किया जाता है, इसको परिकल्पित किया जाता है। तीसरा वाला विकल्प आपका करेक्ट होगा। अगला प्रश्न, विकास की किस अवस्था में एक व्यक्ति व्यवसायिक समायोजन की समस्या का सामना करता है? वृद्धावस्था, किशोरावस्था, बाल्यावस्था या फिर शिशु अवस्था? करेक्ट आंसर होगा आपका किशोरावस्था। विकास की जो किशोरावस्था होती है इसमें एक व्यक्ति व्यवसायिक समायोजन की समस्या का सामना करता है। बी वाला विकल्प आपका करेक्ट होगा। अगला प्रश्न, व्यक्तित्व भिन्नता को निर्धारित करने में निम्न में से कौन सा जैविक कारक नहीं है? देखिए जैविक कारक कौन सा नहीं ये पूछा गया है। अनुवांशिकता, जन्मजात स्वभाव, अभिभावक बालक संबंध या फिर शारीरिक स्वभाव? तो यहाँ पर छठे का आंसर होगा देखिए अनुवांशिकता, जन्मजात स्वभाव और शारीरिक स्वास्थ्य, ये तीनों ही जैविक कारक के अंतर्गत आएंगे। अभिभावक बालक संबंध ये जैविक कारक के अंतर्गत नहीं आएगा और यही आपको क्या होगा करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न, डाउन संलक्षण का कारण है। यहां पर देखिए डाउन संलक्षण का कारण क्या है? त्रिगुणसूत्र 20 है, त्रिगुणसूत्र 21 है, डबल एक्स वाई गुणसूत्र त्रिगुणसूत्रता 22 यानी कि 22, कौन सा होगा? तो सही आंसर होगा आपका देखिए डाउन संलक्षण का कारण पूछा गया है तो त्रिगुण सूत्रता 21 होगा, 21 होगा। बी वाला विकल्प आपका करेक्ट होगा, है ना। चलिए आठवां प्रश्न, विश्वसनीयता की अवधारणा से असही है। विश्वसनीयता की अवधारणा से असही पूछा गया है। निर्देशों की वस्तुनिष्ठता, मापन का उद्देश्य, प्राप्तांकों की बारंबारता या फिर गणना की समरूपता? करेक्ट आंसर होगा आपका प्राप्तांकों की बारंबारता। तीसरा वाला विकल्प क्या होगा आपका? आठवें का करेक्ट होगा, है ना। चलिए अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा प्रक्षेपी परीक्षण का उदाहरण नहीं है? देखिए नेगेटिव प्रश्न पूछा गया है। प्रक्षेपी परीक्षण का कौन सा उदाहरण नहीं है? टीएटी, एसटीसी, ड्राएमेन या फिर एमएमपीआई? कौन सा नहीं है? तो प्रक्षेपी परीक्षण का उदाहरण कौन सा नहीं है? तो एमएमपीआई नहीं है। डी वाला विकल्प आपका करेक्ट होगा। अगला प्रश्न, बहुबुद्धि सिद्धांत के बारे में सभी को पता है भैया, किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया? हार्वर्ड, गार्डनर, जेन पियाजे, वेस्टनल या फिर एरिक्सन? तो बहुबुद्धि सिद्धांत के बारे में पूछे तो ये हार्वर्ड गार्डनर द्वारा प्रतिपादित किया गया। पहला वाला विकल्प आपका करेक्ट होगा। अगला प्रश्न, मानव विकास आजीवन चलता रहता है, यद्यपि दो व्यक्ति बराबर नहीं होते हैं, किंतु सभी सामान्य बालकों में विकास का जो क्रम है वो कैसा होता है? एक सा रहता है। यह कथन विकास के किस सिद्धांत की ओर इंगित करता है? सतत विकास का सिद्धांत, परस्पर संबंध का सिद्धांत, समान प्रतिरूप का सिद्धांत या फिर सामान्य से विशिष्ट अनुक्रिया का सिद्धांत? करेक्ट आंसर होगा यह समान प्रतिरूप का सिद्धांत की ओर इंगित करता है। तीसरा वाला विकल्प आपका करेक्ट होगा। अगला प्रश्न, जिन पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास की अंतिम अवस्था कौन सी है? इनके द्वारा कितनी अवस्थाएं बताई गई है? 4 अवस्थाएं बताई गई है। संवेदीपेशीय अवस्था, पूर्व सक्रियात्मक अवस्था, मूर्त सक्रियात्मक अवस्था, अमूर्त सक्रियात्मक अवस्था, जैसे औपचारिक सक्रियात्मक अवस्था भी कहते हैं। यदि हम जाने तो भैया आपका संवेदीपेशीय अवस्था आपकी पहली अवस्था हो गई, है ना। दूसरी अवस्था हो गई आपकी यहाँ पर पूर्व सक्रियात्मक अवस्था। तीसरी हो गई आपकी यहाँ पर पूर्व, है ना, मूर्त नहीं, पूर्व है दूसरी, लिख देता हूं पूर्व सक्रियात्मक अवस्था। तीसरी आपकी होगी मूर्त सक्रियात्मक अवस्था। चौथी होगी आपकी अमूर्त सक्रियात्मक अवस्था, जैसे औपचारिक सक्रियात्मक अवस्था भी कहते हैं। तो अंतिम अवस्था पूछी, चौथी अवस्था कौन सी होगी आपकी? अमूर्त सक्रियात्मक अवस्था होगी। यहाँ पर आपको एक थोड़ी सी जानकारी दूंगा, ये रहती है आपके 0 से 2 वर्ष, है ना। दूसरी अवस्था जो होती है 2 से 7 वर्ष तक की रहती है। तीसरी जो अवस्था होती है वो 7 से 11 वर्ष तक की होती है, और 11 से जो आगे जो वर्ष होते हैं वो अमूर्त सक्रियात्मक अवस्था के या फिर औपचारिक सक्रियात्मक अवस्था के रहते हैं। इसके बारे में भी आपको जानकारी होना चाहिए। चलिए अगला प्रश्न, अनुवांशिकी के जनक पूछा गया है। सरल सा प्रश्न है, ग्रेगर मेंडल आपका करेक्ट आंसर होगा। सभी को इसके बारे में जानकारी होनी चाहिए और होगी भी, जहां तक मुझे लगता है ना। ग्रेगर मेंडल इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न,
व्यक्तित्व का मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? काफी अच्छा प्रश्न है, काफी बार पूछा गया। मैस्लो, सिगमंड फ्रायड, रोजर्स, जीन पियाजे। करेक्ट आंसर क्या होगा? देखिए यहां पर जैसा कि ये टिक किया है, अब्राहम मास्लो नहीं होगा, क्या होगा? सिगमंड फ्रायड, है ना। इनको मनोविश्लेषण सिद्धांत के जनक भी माने जाते हैं, सिगमंड फ्रायड। तो बी वाला विकल्प क्या होगा आपका? करेक्ट होगा। चलिए अगला प्रश्न। एक 10 वर्षीय बालक की मानसिक आयु 12 है तो उसकी बुद्धि लब्धि क्या होगी? जैसा कि मैंने आपको बता ही दिया था। इसका सूत्र क्या होता है? मानसिक आयु बटे वास्तविक आयु इंटू 100। आप निकाल सकते हैं। आंसर क्या होगा आपका यहाँ पर? 120 आएगा। कितना आएगा? उसकी बुद्धि लब्धि कितनी होगी? 120 होगी। अगला प्रश्न। शिक्षण अधिगम का मनोविज्ञान आधार किस पर निर्भर करता है? अध्यापन शैली पर, विषय वस्तु पर, भाषा पर, या फिर सामाजिक आर्थिक स्तर पर? किस पे? याद रखिएगा, शिक्षण अधिगम का जो मनोवैज्ञानिक आधार है यह अध्यापन शैली पर निर्भर करता है। पहला वाला विकल्प आपका सही होगा। अगला प्रश्न। आरटीई अधिनियम 2009 के अनुसार प्राथमिक विद्यालय के लिए विद्यार्थी अध्यापक अनुपात होना चाहिए। देखिए यहां पर यह देखना होगा आपको, पूछा क्या गया है? प्राथमिक विद्यालय में पूछा गया है। तो प्राथमिक विद्यालय में जो विद्यार्थी और अध्यापक का जो अनुपात होगा, विद्यार्थी होंगे आपके 30। कितने होंगे? 30 होंगे। और अध्यापक कितने होंगे? 1 होगा। 30:1 का रेशियो होगा। यदि यहाँ पर उच्च प्राथमिक विद्यालय के बारे में पूछते तो विद्यालय की संख्या, विद्यार्थी की संख्या 35 हो जाती और अध्यापक कितने होते? 1 होते। तो यहाँ पर प्राथमिक विद्यालय के बारे में पूछा गया तो 30:1 आपका क्या होगा? करेक्ट आंसर होगा, है ना। चलिए अगला है मध्यावधि परीक्षा एक उदाहरण है। किसका उदाहरण? रचनात्मक मूल्यांकन का, मानदंड संदर्भित मूल्यांकन का, योगात्मक मूल्यांकन का, या फिर नैदानिक मूल्यांकन का? करेक्ट आंसर क्या होगा? देखिए यहां पर मध्यावधि परीक्षा का उदाहरण पूछा गया है। करेक्ट आंसर होगा ये योगात्मक मूल्यांकन का उदाहरण होगा। किसका? योगात्मक मूल्यांकन का। अगला प्रश्न। कौन सा रोग वंशानुगत है? देखिए वंशानुगत रोग के बारे में पूछा गया है। एडीएचडी, पार्किंसंस, एचआईवी एड्स, या फिर फिनाइल कीटोन्यूरिया। तो ये जो फिनाइल कीटोन्यूरिया है यही आपका वंशानुगत रोग के अंतर्गत आएगा। बी वाला विकल्प आपका करेक्ट होगा, है ना। अगला प्रश्न। निम्नलिखित में से कौन सा बुद्धि का निष्पादन परीक्षण है? देखिए बुद्धि का निष्पादन परीक्षण के बारे में पूछा गया। भाटिया बैटरी होगा, रोसा परीक्षण, WAIS, या फिर रेवन का SPM परीक्षण। तो यहाँ पर बुद्धि का निष्पादन परीक्षण पूछे, भाटिया बैटरी आपका करेक्ट आंसर होगा। क्या होगा? भाटिया बैटरी, है ना। चलिए अगला प्रश्न पूछा गया, उपचारात्मक शिक्षण किस प्रकार के बालकों के लिए उपयुक्त होता है? तेजी से सीखने वाले, धीमे सीखने वाले, प्रतिभाशाली बालक, या फिर रचनात्मकता से सीखने वाले? क्या होगा सही आंसर? आप भी बता सकते हैं ना, ऐसा कोई जरूरी नहीं कि मैं ही आंसर दूं, आप भी पहले आंसर दे सकते हैं। तो उपचारात्मक शिक्षण किस प्रकार के बालकों के लिए उपयुक्त है? तो जो धीमी सीखने वाले बालक होते हैं उनके लिए है उपचारात्मक शिक्षण, है ना। बालकों के लिए उपयुक्त है। बी वाला विकल्प आपका करेक्ट होगा। अगला प्रश्न। शिक्षण की खेलकूद विधि किस सिद्धांत पर आधारित है? शिक्षण की विधियों के सिद्धांत, वृद्धि और विकास का सिद्धांत, शिक्षण का समाज शास्त्रीय सिद्धांत, या फिर शारीरिक शिक्षा कार्यक्रम? तो शिक्षण की जो खेलकूद विधि है ये आपका वृद्धि और विकास के सिद्धांत पर आधारित है। बी वाला विकल्प आपका क्या होगा? करेक्ट होगा। अगला प्रश्न। एनसीएफ 2005 की राष्ट्रीय स्टीयरिंग समिति के अध्यक्ष के बारे में पूछा गया। कोठारी है, मेहरोत्रा है, यशपाल है, या फिर राममूर्ति है? तो यहाँ पर देखिए एनसीएफ 2005 की जो राष्ट्रीय स्टीयरिंग समिति के अध्यक्ष होंगे, काफी अच्छा प्रश्न है, आगे पूछा जा सकता है। प्रोफेसर यशपाल है। तीसरा वाला विकल्प आपका क्या होगा? करेक्ट होगा, है ना। चलिए आरटी अधिनियम 2009 के अनुसार पूछा गया, भैया किस आयु समूह के बालक के लिए है ये आरटी 2009? 5 से 12, 12 से 18, 7 से 15, या फिर 6 से 14? सरल सा प्रश्न, जहां तक मुझे लगता है सभी बच्चों को पता होगा कि आरटीई अधिनियम 2009 6 से 14 वर्ष के बालकों के लिए उपयोग होता है, या फिर इन समूह के लिए होता है 2009 आरटी अधिनियम, है ना। डी वाला विकल्प आपका करेक्ट होगा। चलिए अगला प्रश्न। निम्नलिखित में से कौन सा दैहिक अभिप्रेरक नहीं है? दैहिक अभिप्रेरक के बारे में पूछा गया है। भूख, नींद, प्यास, ये दोनों ही दैहिक अभिप्रेरक है। यहाँ पर जो उपलब्धि है, जो आपकी क्या है? उपलब्धि, यह आपका दैहिक अभिप्रेरक नहीं है। ये क्या होगा? आपका अर्जित अभिप्रेरक के अंतर्गत आएगा। क्या होगा? आएगा अर्जित। तो आपका क्या होगा सही आंसर? पहला वाला होगा, है ना। चलिए अगला प्रश्न। अल्बर्ट बंडूरा द्वारा प्रस्तावित अधिगम का सिद्धांत कौन सा? अल्बर्ट बंडूरा के द्वारा बताया गया है भैया, कौन सा सिद्धांत दिया गया? शास्त्रीय अनुबंध सिद्धांत, संज्ञानात्मक सिद्धांत, अंतरराष्ट्रीय अधिगम सिद्धांत, या फिर सामाजिक अधिगम सिद्धांत? तो यहां पर मैं आपको बता दूं, शास्त्रीय अनुबंधन का जो सिद्धांत है ये आपका पावलाव के द्वारा दिया गया।
है ना। संज्ञानात्मक सिद्धांत सभी को पता है भैया, पियाजे द्वारा दिया गया, पियाजे जी द्वारा। अंतरराष्ट्रीय अधिगम का सिद्धांत सभी को पता होगा, ये कोहलर द्वारा दिया गया। और यहाँ पर अल्बर्ट बंडूरा के द्वारा सामाजिक अधिगम सिद्धांत दिया गया। तो फोर्थ वाला विकल्प आपका क्या होगा, करेक्ट होगा, है ना। चलिए अगला प्रश्न पूछा गया आपसे, रेमंड केटल द्वारा कितने व्यक्तित्व कारक प्रस्तावित किए गए, 5, 14, 16 या फिर 8। ये भी सरल सा प्रश्न है। रेमंड केटल जहां पर आ जाए या फिर व्यक्तित्व कारक पूछे तो आपका सही आंसर क्या होना चाहिए, 16 होना चाहिए। तीसरा वाला विकल्प आपका क्या होगा, करेक्ट होगा, है ना। चलिए अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सा मास्लो की आवश्यकताओं के पदाक्रम में सम्मिलित नहीं है। देखिए नेगेटिव प्रश्न पूछा गया है यहाँ पर। दैहिक आवश्यकता, स्नेह और संबंधता, आत्मसिद्धि, ये तीनों ही आपकी जो मास्लो द्वारा आवश्यकता के पदानुक्रम दिए हैं उसमें संबंधित है। व्यक्तिवाद एवं समूहवाद नहीं होगा, है ना। और यही आपका क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। चलिए अगला प्रश्न, एक व्यक्ति में एक समय पर दो विपरीत इच्छाओं का होना क्या कहलाता है। देखिए यह रिपीट प्रश्न है। कैसा प्रश्न है, इस प्रकार से प्रश्न रिपीट होते हैं, है ना। हुआ अभी हमने इसके बारे में 2022 में बात की थी और ये 2021 में भी पूछा गया प्रश्न है। आंसर मैं आपको बता चुका हूं, द्वंद, है ना। इसलिए आपको प्रीवियस ईयर पेपर जानने की बहुत ज्यादा आवश्यकता होती है। कहीं ना कहीं यदि आप यहाँ पर जैसे 6 प्रीवियस ईयर पेपर है इंटू आप यहाँ पर एक सब्जेक्ट करेंगे तो कितने होंगे, 6 18, यानी कि 180 प्रश्न में यदि 2 से 4 प्रश्न या फिर मान लीजिए टोटल मोटा मोटा 5 प्रश्न भी पूछ लिए तो क्या दिक्कत है। तो आपको प्रीवियस ईयर पेपर अच्छे से कवर कर लेना है, इनको अच्छे से ध्यान में ले आना है और इसी हिसाब से ही आपको आगे तैयारी करना है ना। अंतिम प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 30वां प्रश्न है, 2021 का पेपर है ये, है ना। इसका अंतिम प्रश्न पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन सा अनुसंधान स्टीफन कोरे से संबंधित है। सही आंसर क्या होगा, आधारभूत अनुसंधान है, व्यवहारात्मक अनुसंधान है, वैज्ञानिक अनुसंधान है या फिर क्रियात्मक अनुसंधान है। तो इसके इनसे संबंधित आपसे पूछा गया है कि वो कौन सा अनुसंधान स्टीफन कोरे से संबंधित है। तो क्रियात्मक अनुसंधान है। कौन सा है, क्रियात्मक, फोर्थ वाला विकल्प आपका सही होगा। तो ये आपका दूसरा पेपर हो गया 2021 का। इसका पहले कब हुआ था, 2017-18 में हुआ था। तो हम 17 मान लेते हैं कि भाई 2017 में आपका पेपर हुआ था, है ना। और इसी को हम सोल्व करेंगे। अब इसके हम प्रश्न देखेंगे आपके बाल विकास के, है ना। ये सेट कौन सा है आपका, एफ सेट है। थोड़ा सा यहाँ पर दिक्कत होगी शायद मुझे आपको देखने में, तो थोड़ा सा मैं पढ़ता जाऊंगा, यदि आपको समझ में नहीं आए तो सुन लीजिएगा, है ना। मुझे पेपर ऐसे ही मिला ये और मुझे लगता है कि समझ में आ जाएगा, नहीं आए तो ध्यान से सुनिएगा। पहला प्रश्न आपसे पूछा गया है, 1 मिनट लूंगा आपका मैं। पहला प्रश्न यहां पर पूछा गया है कि एक अधिगम विकलांगता जिसमें लिखावट में कठिनाई शामिल है वो क्या कहलाता है। कहने का मतलब है कि यहां पर जो लिखने में, है ना, लिखने संबंधित कठिनाई सीधा सीधा पूछा गया है, वो किसे कहते हैं, किसमें होता है ना, कौन सी विकृति है, डिसलेक्सिया है, डिस्कैल्कुलिया है, डिस्ग्राफिया या फिर ध्यान अभाव अति सक्रियता विकार है। थोड़ी देर पहले मैंने आपको 4 विकल्प बताए थे और चारों विकल्पों के माध्यम से ही प्रश्न पूछा गया है। आंसर क्या होगा, वो डिस्ग्राफिया हो गया। लिखने में संबंधित जो कठिनाई होती है बच्चे में वो डिस्ग्राफिया में होती है। तीसरा वाला जो विकल्प होगा ये बिल्कुल आपका करेक्ट आंसर होगा, है ना। क्या होगा, तीसरा वाला। चलिए दूसरा प्रश्न, निम्न में से कौन सा एक योगात्मक मूल्यांकन से संबंधित है। कि योगात्मक मूल्यांकन से संबंधित पूछा गया है। दूसरे का आंसर क्या होगा, अध्यापक को छात्र की प्रगति के बारे में निरंतर और तत्काल प्रतिक्रिया प्रदान करना, शिक्षा सामग्री के आणविक विश्लेषण पर केंद्रित, शिक्षार्थी की उपलब्धि का लगातार व्यवस्थित आकलन या फिर सत्र के अंत में शिक्षार्थी के प्रदर्शन का अंतिम आकलन। तो योगात्मक मूल्यांकन से संबंधित क्या होगा, सत्र के अंत में शिक्षार्थी के प्रदर्शन का अंतिम आकलन। फोर्थ वाला विकल्प आपका करेक्ट होगा। चलिए अगला प्रश्न है, हार्वर्ड गार्डनर के अनुसार पूछा गया है कि कई प्रकार के बुद्धि या दिमाग के फ्रेम होते हैं, उनके द्वारा सुझाए गए बुद्धि की श्रेणी कौन सी है। जैसे कि मैंने आपको बताया था इन्होंने कौन सी बुद्धि दी थी, मतलब कौन सा सिद्धांत दिया था। तो बुद्धि जो आपका सिद्धांत दिया था बुद्धि का, वो दिया था इनके द्वारा बहुबुद्धि का सिद्धांत। कौन सा दिया था, बहु बुद्धि का सिद्धांत, जो कि थोड़ी देर पहले ही मैंने आपको बताया था। अब यहाँ पर प्रश्न को थोड़ा सा घुमा दिया गया है। पूछा गया है कि इनका कई प्रकार की बुद्धि या फिर दिमाग के फ्रेम होते हैं, उनके द्वारा सुझाई गई बुद्धि की श्रेणी कौन सी है। विश्लेषणात्मक बुद्धि है, रचनात्मक बुद्धि है, प्रकृतिवादी कौशल है या फिर व्यवहारिक बुद्धि है, क्या है। तो याद रखिएगा कौन सी श्रेणी में आएगा, प्रकृतिवादी कौशल की श्रेणी में आएगा। तीसरा वाला विकल्प आपका करेक्ट होगा। चलिए
अगला प्रश्न पूछा गया था कि भाई हमारे देश में कई बच्चे एक से अधिक भाषा बोलते हैं, निम्न में से पता लगाएं दो भाषाओं को बोलने की क्षमता वाले बच्चे के लिए सही लाभ क्या है। अवधारणा गठन में सुविधा, विश्लेषणात्मक तर्क में सुविधा, संज्ञानात्मक लचीलेपन में सुविधा या फिर उपरोक्त सभी। करेक्ट आंसर क्या होगा? तो यहाँ पर देखिए अवधारणा गठन में सुविधा भी होगी, विश्लेषणात्मक तर्क में सुविधा और संज्ञानात्मक लचीलेपन में भी सुविधा। उपरोक्त सभी यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा, है ना। चलिए अगला प्रश्न, एक अध्यापक कक्षा में कुछ गतिविधि कर रहा है, जैसे कि न केवल यहाँ पूछ कर कि क्या हुआ बल्कि यहाँ भी पूछा कि कैसे और क्यों। बा देख लेते हैं, उन्हें एक प्रश्न के विभिन्न उत्तरों तथा परख की तुलना करने में मदद करना जो वास्तव में सबसे अच्छा जवाब है। इन जो गतिविधि यहाँ पर आ और बा बताई गई है, इन गतिविधियों से वहां बढ़ावा देने की कोशिश कर रहा है। किसका? समानता का, आलोचनात्मक सोच का, एकीकृत सोच का या फिर अवधारणा मानचित्र का। किसका बढ़ावा देने की यहाँ पर कोशिश की जा रही है? तो ये आलोचनात्मक सोच को बढ़ावा देने की कोशिश की जा रही है। बी वाला विकल्प आपका करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है, सकारात्मक और नकारात्मक उत्तेजनाएं या घटनाएं छात्र के व्यवहार को प्रेरित कर सकते हैं। कौन सा मनोवैज्ञानिक परिप्रेक्ष्य इस तरह से प्रेरणा की व्याख्या करते हैं? मानवतावादी, व्यवहार, संज्ञानात्मक या फिर सामाजिक। करेक्ट आंसर क्या होगा? करेक्ट आंसर होगा आपका व्यवहार। क्या होगा? व्यवहार। बी वाला विकल्प आपका करेक्ट होगा। अगला प्रश्न पूछा गया आपसे, समावेशी शब्द का मतलब विशेष शैक्षिक आवश्यकता वाले बच्चों को रिक्त स्थान नियमित कक्षा कक्ष में शिक्षित करना सर्वाधिक समय। नियमित कक्षा कक्ष में शिक्षित करना होता है पूरा समय, कुछ समय या फिर किसी समय नहीं। करेक्ट आंसर होगा सातवें का आपका पूरा समय, है ना। बच्चों को पूरा समय नियमित कक्षा कक्ष में शिक्षित करना समावेशी शब्द का मतलब होता है। तो बी वाला विकल्प आपका करेक्ट होगा। अगला प्रश्न, एक भाषा शिक्षक कक्षा में कविता का विवरण समझाकर कक्षा में कविता पढ़ा रहा है। वो छात्रों को स्पष्टीकरण से निष्कर्ष निकालने या फिर व्यापक विचार करने के लिए कर रहा है। यहाँ उदाहरण बताना है किसका है? आगमनात्मक तर्क का है, निगमनात्मक तर्क का है, अवधारणा मानचित्र या फिर परिकल्पना परीक्षण का। तो जहां पर कविता को समझाया जा रहा है, साथ में उसका स्पष्टीकरण या फिर निष्कर्ष निकाला जा रहा है, तो इस प्रकार का जो उदाहरण होगा वो आगमनात्मक तर्क का होगा। किसका होगा? आगमनात्मक तर्क का होगा। पहला वाला विकल्प आपका करेक्ट होगा, है ना। चलिए नवा प्रश्न। अगला प्रश्न पूछा गया है कि मनोविश्लेषण का मानना है कि एक प्राथमिक साधन है जिसके द्वारा ईगो जो है वो इड पर क्या होता है? आच्छद रहता है, यहां कहलाता है। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि मनोविश्लेषण का सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया? फ्रायड के द्वारा दिया गया। किसके द्वारा? फ्रायड के द्वारा दिया गया। इनके द्वारा इड, ईगो, सुपर ईगो की इनके द्वारा अवधारणा दी गई थी। मन के इन्होंने इनके प्रकार बताए थे। तो यहाँ पर बताना है कि भैया जो ईगो है वो इड पर आच्छद रहता है, यहाँ क्या कहलाता है? सुपर ईगो, आमोद सिद्धांत, द्वंद्व या फिर दबाव। तो ये क्या कहलाता है? दबाव कहलाता है। डी वाला विकल्प आपका क्या होगा? करेक्ट होगा। अंतर्मुखी बहिर्मुखी व्यक्तित्व का लक्षण निम्न के द्वारा प्रस्तावित। किसके द्वारा दिया गया भाई? अंतर्मुखी बहिर्मुखी व्यक्तित्व का लक्षण आइसेक के द्वारा, केटल के द्वारा, आलपोर्ट के द्वारा या फिर कार्ल रॉजर्स के द्वारा। किसके द्वारा दिया गया? तो याद रखिएगा ये हेस आइसेक के द्वारा दिया गया था। आपका जो पहला वाला विकल्प है ये आपका करेक्ट होगा। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सा सर्वोत्तम उदाहरण है? प्रेरणा क्या है? यहाँ पर सर्वोत्तम उदाहरण आपको बताना है कि प्रेरणा क्या है। छात्र अ आगामी स्कूल वर्ष के बारे में भावुक है और अच्छा करना चाहता है। छात्र ब सक्रिय है, अपने गणित वर्ग में अच्छा करने के लिए उच्च लक्ष्य निर्धारित करता है, काफी प्रयास के साथ बना रहता है और कक्षा में उच्चतम अंक प्राप्त करता है। यहाँ पर दो विकल्प पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। सर्वोत्तम उदाहरण प्रेरणा का पूछा गया है। बी वाला विकल्प आपका क्या होगा? करेक्ट होगा। यदि वह प्रेरणा एक अंत की युक्ति है तो आंतरिक प्रेरणा क्या है? एक शुरुआत है, अपने आप में अंत है, एक शुरुआत तथा अंत है या फिर उपरोक्त कोई भी नहीं। तो यहाँ पर देखिए यदि वह प्रेरणा क्या है? एक अंत की युक्ति है। तो आंतरिक अभिप्रेरणा क्या है? अपने आप में क्या है? एक अंत है। बी वाला विकल्प आपका करेक्ट होगा। अगला प्रश्न, एक व्यवस्थित विज्ञान जो स्वयं और वातावरण के साथ समायोजन को प्राप्त करने के लिए नियम, कानून और सिद्धांत प्रदान करता है वो क्या कहलाता है? अभिप्रेरणा, दिमागी आरोग्यता, अधिगम या फिर द्वंद्व। क्या कहलाता है? तो वो कहलाता है दिमागी आरोग्यता। क्या कहलाता है? दिमागी आरोग्यता। बी वाला विकल्प आपका सही होगा। एक समायोजन तंत्र में अतीत, वर्तमान और प्रस्तावित व्यवहार में अनुमोदित कारणों में तार्किक और सामाजिक रूप से सोचने शामिल है। ये क्या कहलाता है? प्रतिकरण, परिमेयकरण, प्रतिगमन या फिर दमन। क्या कहलाता है? तो ये परिमेयकरण कहलाता है। बी वाला विकल्प आपका करेक्ट होगा।
स्कूल की संगठनात्मक स्थापना छात्रों के अधिगम को प्रभावित करती है। यहाँ पहलू उस श्रेणी से संबंधित है। क्रियात्मक कारक, मनोवैज्ञानिक कारक, सामाजिक कारक या फिर अन्य कारक। करेक्ट आंसर देखिए, स्कूल की संगठनात्मक स्थापना छात्रों के अधिगम को प्रभावित करती है। यहाँ पहलू किस श्रेणी से संबंधित है, तो ये सामाजिक कारक से संबंधित है। तीसरा वाला विकल्प आपका करेक्ट होगा। निम्न स्थितियों में कौन समायोजन को बढ़ावा देती है? यहाँ पर समायोजन को कौन बढ़ावा देती है, सीधा सीधा पूछा गया है। तीव्र उत्सुकता, अपराध का जुनूनी विचार, बीमारी का डर या फिर न्यूरोटिक भय और चिंता से मुक्ति। करेक्ट आंसर होगा आपका यहाँ पर न्यूरोटिक भय और चिंता से मुक्ति, ये समायोजन को बढ़ावा देती है। डी वाला विकल्प आपका सही है और रिपीटेड प्रश्न है ना, ये भी आपका पहले भी पूछा जा चुका प्रश्न है ना। अगला प्रश्न, एक शिक्षक के रूप में आपने अपने छात्र से हमारे जीवन पर प्रदूषण के प्रभाव को समझाते हुए एक निबंध लिखने के लिए कहा। इस कार्यभार से ब्लूम के वर्गीकरण के कौन से संज्ञानात्मक स्तर की व्याख्या की गई है? विश्लेषण, संयोजन, सॉरी साप्रयोग लिखा हुआ है ना, साप्रयोग, समझ या फिर ज्ञान। सही आंसर क्या होगा इसका? सही आंसर होगा संप्रयोग, है ना। क्या होगा? संप्रयोग। बी वाला विकल्प आपका सही होगा। इस कार्यभार से ब्लूम के वर्गीकरण में जो संप्रयोग है इसका संज्ञानात्मक स्तर की व्याख्या की गई है। बी वाला विकल्प आपका करेक्ट होगा। अगला प्रश्न, शिक्षक के तौर पर आपने एक उपयुक्त परीक्षण और जांच सूची का उपयोग करके छात्र की बुद्धि, व्यक्तित्व तथा कक्षा व्यवहार के बारे में जानकारी एकत्र की। यह प्रक्रिया क्या कहलाती है? आकलन, मापन, मूल्यांकन या फिर उपरोक्त सभी। सही आंसर क्या होगा? याद रखिएगा, ये जो प्रक्रिया है ये आकलन कहलाती है। क्या कहलाती है? आकलन। पहला वाला जो विकल्प होगा ये करेक्ट होगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं, कौन सा प्रेक्षण ब्लूम के वर्गीकरण में नामित नहीं है? देखिए, ये जो प्रश्न है आपका 19वां, इसमें आपको क्या दिया गया था? बोनस। अब बोनस क्यों दिया गया था इसको भी समझ लीजिए। देखिए, यहां पर पूछा गया वर्गीकरण में नामित कौन सा नहीं है ना। तो इसमें हम देखें तो इन्होंने हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों में दिया है। अब यदि हम ब्लूम में हिंदी मीडियम में जाने तो इन्होंने दिया है आपका संज्ञानात्मक, भावात्मक और मनोप्रेरणा, सॉरी संज्ञानात्मक, क्रियात्मक और भावात्मक, संज्ञानात्मक, भावात्मक और क्रियात्मक, ये दिया है इन्होंने हिंदी मीडियम में, है ना। तो इसके हिसाब से आपका आंसर क्या हो गया? मनोप्रेरणा सही हो गया। लेकिन यदि हम इंग्लिश में हम जाने कि भाई इंग्लिश मीडियम में इन्होंने जो वर्गीकरण किया है वो किस आधार पर किया है, तो इनके द्वारा बताया गया वहां पर संज्ञानात्मक, है ना, भावात्मक और आपका मनोप्रेरणा। संज्ञानात्मक, भावात्मक और मनोप्रेरणा। तो यहाँ पर क्रियात्मक नहीं बताया है इंग्लिश मीडियम में, है ना। यहाँ पर हिंदी मीडियम में देखे तो मनोप्रेरणा नहीं बताया है ना। और इंग्लिश में देखे, अंग्रेजी लिख देता हूं, अंग्रेजी में हम देखें तो इनके द्वारा क्रियात्मक नहीं बताया गया है, यानी कि आंसर आपका बी भी हो गया और डी भी हो गया, है ना। याद रखिएगा, या यहाँ पर याद रखिएगा भैया, हिंदी मीडियम में मनोप्रेरणा नहीं बताया है और अंग्रेजी में क्रियात्मक नहीं बताया है। तो यहाँ पर इस वजह से यहाँ पर आपको बोनस अंक प्राप्त हुआ, सभी को 1 अंक यहाँ पर मिला था, है ना। तो चलते हैं भैया, यहाँ पर बी और डी दोनों करेक्ट आंसर होंगे, इस वजह से आपको बोनस अंक प्राप्त हुआ था। चलिए, निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय पाठचर्या 2005 ढांचे में मार्गदर्शन सिद्धांत नहीं है? देखिए, यहाँ पर नेगेटिव प्रश्न पूछा गया है, मार्गदर्शक लिखा हुआ है ना। 2005 ढांचे में मार्गदर्शक सिद्धांत कौन सा नहीं है? स्कूल से बाहर जीवन को ज्ञान से जोड़ना, परीक्षा को अधिक लचीला और कक्षा जीवन में एकीकृत करना, अधिगम को रटना विधि को सुविधाजनक बनाना चाहिए, पाठ्यपुस्तक केंद्रित रहने के बजाय बच्चों के समग्र विकास के लिए समृद्ध पाठ्यचर्या प्रदान करना चाहिए। क्या होगा सही आंसर? तो यदि आपने प्रश्न को ध्यान से पढ़ा होगा, विकल्पों को ध्यान से सुना होगा, तो यहाँ पर एक सुनने में आया होगा आपको रटना विधि, है ना। अधिगम को रटना विधि को सुविधाजनक बनाना चाहिए, ये मार्गदर्शक सिद्धांत नहीं होगा 2005 का, है ना। तो सी वाला विकल्प आपका क्या होगा? करेक्ट आंसर होगा। चलिए, अगला प्रश्न, शुरू में एक बच्चा अपनी पूरी हथेली का उपयोग करके वस्तु को पकड़ता है। धीरे धीरे वृद्धि और विकास के रूप में बच्चा उंगलियों और अंगूठों का उपयोग वस्तु को उठाने के लिए करता है। इस प्रकार की जो प्रगति है ये डिफिलोकोडाल प्रगति है, फ्रैक्सीमोटिस्टिल प्रगति है, व्यापक से विशिष्ट कार्रवाई प्रगति है या फिर अनियमित प्रगति है। क्या होगा? इस प्रकार की जो प्रगति है वो कैसी है? तो यहां पर मैं आपको बता दूं, ये जो प्रगति होगी ये मार्क्सी मोडिस्टल प्रगति भी होगी और व्यापक से विशिष्ट कार्यवाही प्रगति भी होगी, और आयोग द्वारा भी ये दोनों आंसर माने गए हैं।
बी और सी दोनों ही आंसर आपके माने गए हैं आयोग द्वारा और दोनों ही आंसर आपके करेक्ट होंगे। जिसके द्वारा बी लगाया गया उसका भी सही होता और जिसके द्वारा सी आंसर 2017 के एग्जाम में जिसने लगाया होगा उसका भी सही माना गया था, है ना। तो 21 का बी और सी दोनों ही करेक्ट आंसर होंगे। चलिए अगला प्रश्न, बच्चे के विकास को अक्सर शारीरिक, संज्ञानात्मक, भावात्मक और सामाजिक जैसे 3 व्यापक क्षेत्र में विभाजित किया जाता है। विकास प्रक्रिया इन क्षेत्रों में कहां तक संबंधित है? अन्य को प्रभावित करने के बिना स्वतंत्र रूप से विकसित, एक एकीकृत और समग्र प्रकार से विकसित, आंशिक रूप से विकसित या फिर बेहतरतीब ढंग से विकसित। सही आंसर क्या होगा? तो यहां पर बात करें प्रश्न से संबंधित जो विकास प्रक्रिया इन क्षेत्रों में कहां तक संबंधित है, तो ये एक एकीकृत और समग्र प्रकार में विकसित से संबंधित होगी। बी वाला विकल्प आपका सही होगा। अगला प्रश्न, एक बच्चा जो कि एक विशेषता जैसे मौखिक क्षमता में उच्च या फिर निम्न है, बात की उम्र में भी रहेगी, यहां बयान के महत्व पर जोर देता है। ये किस पर जोर देगा? प्रारंभिक अनुभव पर, वातावरण पर, अनुवांशिकता पर, अनुवंशिकता तथा वातावरण दोनों पर। तो भैया ये पहला था, वैसे ही बच्चा बाद में रहेगा। तो इस प्रकार का जो बयान है ये अनुवांशिकता पर जोर देता है। तीसरा वाला विकल्प आपका करेक्ट होगा। अगला प्रश्न, अधिगम में उपयोग और अनुपयोग के नियम को भी कहा जाता है। यहां पर भी आपको बोनस अंक मिला था, यानी कि 1 नंबर आपको यहां पर मिला था। क्यों मिला था? यहां पर पहले विकल्पों को पढ़ लेते हैं, उसके बाद हम इसके बारे में जानेंगे, है ना। ये प्रभाव का नियम के अंतर्गत आएगा, श्रम का नियम के अंतर्गत, प्रबंधन का नियम, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो यहां पर मैं आपको बताना चाहूंगा, थोड़ा सा हटा देता हूं, मैं थोड़ा समझाने में दिक्कत देगा ये। देखिए यहां पर जो ये नियम बताए गए हैं किसके द्वारा दिए गए? तो नियम दिए गए थॉर्नडाइक द्वारा। किसके द्वारा दिए गए? थॉर्नडाइक द्वारा। इनके द्वारा 2 प्रकार के नियम बताए हैं, एक तो बताया गया मुख्य नियम और एक बताया गया गौण नियम, है ना। मुख्य नियम इनके द्वारा 3 प्रकार के बताए, गौण नियम इनके द्वारा 5 प्रकार के बताए हैं। अभी जो बात चल रही है वो मुख्य नियम के अंतर्गत चल रही है 3 नियम। पहला है आपका तत्परता का नियम, तत्परता का नियम, अभ्यास का नियम और प्रभाव का नियम, है ना। ये 3 नियम किसके अंतर्गत आते हैं? ये आपको पता होना चाहिए, मुख्य नियम के अंतर्गत आते हैं। यहां पर बात की जा रही उपयोग और अनुपयोग के बारे में। तो ये जो है ये आपका जो अभ्यास है, इसके ये 2 आपके उपनियम कह सकते हैं, उपनियम, या फिर कह सकते हैं कि अभ्यास को उपयोग और अनुपयोग के नियम के नाम से भी जाना जाता है। यहां पर किसी भी प्रकार से अभ्यास का नियम नहीं दिख रहा है। यहां पर तत्परता के नियम को और जान लेते हैं, इसे रुचि और अरुचि के नाम से जानते हैं, रुचि या फिर अरुचि, है ना। यहां पर भी आपका आंसर नहीं आ रहा है। अभ्यास को देख लेते हैं, अभ्यास को संतोष और असंतोष, संतोष और असंतोष के नाम से जानते हैं। यहां पर भी आपका आंसर नहीं आ रहा है। तो भाई बोनस क्यों दिया गया? इसमें आंसर ये भी तो हो सकता था कि इनमें से कोई नहीं। ऐसा क्यों हुआ? क्यों हुआ? आप यहां पर इंग्लिश में देखेंगे कि भैया श्रम का नियम, है ना। यहां पर देखेंगे बी वाला विकल्प लिखा श्रम का नियम, लेकिन इसी को आप इंग्लिश में देखेंगे तो क्या लिखा हुआ? लॉ ऑफ एक्सरसाइज। क्या लिखा हुआ है? लॉ ऑफ एक्सरसाइज। और अभ्यास को क्या कहा जाता है इंग्लिश में? क्या कहा जाता है अभ्यास को? या तो आप एक्टिविटीज कह लीजिए या फिर आप एक्सरसाइज कह लीजिए। तो इंग्लिश में आपका आंसर बी होगा और हिंदी में आपका आंसर डी होगा, है ना। इस वजह से आपको क्या दिया गया? यहां पर बोनस अंक दिया गया है। इनमें से कोई नहीं यहां पर आंसर होगा और इंग्लिश में आपका बी वाला होगा, है ना। इस वजह से आपको बोनस अंक प्राप्त हुआ है और यहां पर मैंने आपको समझा भी दिया है ना। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, पावलाव के प्रयोग में कुत्ता न केवल मांस प्रदाता के मांस सीधे मुंह में रखने से ला टपकाता है, किंतु इससे पहले भी, अर्थात जब सीढ़ियों से नीचे आने वाले प्रशिक्षण के कदमों की आवाज सुनता है। इस संवृत्ति को क्या कहा जाता है? विलोपन, बिना शर्त प्रोत्साहन, अनुकूलित उत्तेजना या फिर तत्परता। क्या कहा जाता है इसे? तो इसे अनुकूलित उत्तेजना कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अनुकूलित उत्तेजना। अगला प्रश्न, अनुभूति बच्चे और वातावरण के बीच अंतःक्रिया की निरंतर प्रक्रिया के माध्यम से विकसित होता है। यहां सिद्धांत में प्रतिबिंबित होता है। थॉर्नडाइक अधिगम सिद्धांत प्रतिबिंबित होता है। पियाजे संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत, टोलमैन संकेत सिद्धांत या फिर कोहलर अधिगम सिद्धांत क्या होता है? तो यहां पर आप देखेंगे तो 4 विकल्प आपके ये हो गई भाई। अधिगम सिद्धांत आपका थॉर्नडाइक ने, संज्ञानात्मक सिद्धांत आपका पियाजे ने, अधिगम सिद्धांत आपका कोहलर ने, संकेत सिद्धांत आपका टोलमैन ने। ये आपको पता होना चाहिए। अब प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अनुभूति बच्चे और वातावरण के बीच अंतःक्रिया की निरंतर प्रक्रिया के माध्यम से विकसित होता है। ये सिद्धांत है, ये पियाजे के संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत में प्रतिबिंबित होता है। बी वाला विकल्प आपका करेक्ट होगा। अगला प्रश्न, पियाजे के सिद्धांत में एक प्रक्रिया जो पुराने और नए साधारण
धारणाएं और अनुभव के बीच संतुलन क्रिया है जाना जाता है समावेशन, समायोजन, संतुलन या फिर ज्ञान विघ्न। यानी कि पुराने और नए धारणाओं और अनुभव के बीच संतुलन करना, ये क्या कहलाता है? सीधा सीधा पियाजे के सिद्धांत के अनुसार पूछा गया है और आंसर आपका होगा इसे क्या कहा जाता है? संतुलन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? संतुलन कहा जाता है। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सी बौद्धिक परीक्षण के लिए उपयोग करने की सावधानी नहीं है? यहाँ पर देखिए नेगेटिव प्रश्न पूछा गया है, बौद्धिक परीक्षण के लिए उपयोग करने की सावधानी कौन सी नहीं है? आईक्यू स्कोर के आधार पर अनुचित, रूढ़िवादी और छात्र के बारे में नकारात्मक उम्मीदवारों से बचाना, बुद्धि का व्यक्तित्व आकलन परीक्षण और छात्र के बीच एक संरचित बातचीत करना। यहाँ पर देखिए तीसरे और चौथे विकल्प की पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, बी वाला विकल्प आपका क्या होगा? करेक्ट आंसर होगा। चलिए अगला प्रश्न, एरिक्सन के अनुसार बच्चों का मनोसामाजिक विकास 8 चरणों में होता है। देखिए ये यहाँ पर आपको क्लियर हो गया कि एरिक्सन के अनुसार बच्चों का जो मनोसामाजिक विकास है वो कितने चरणों में होता है? यदि पूछे तो 8 चरणों में होता है। एक कक्षा 3 का छात्र 9 साल के आसपास विकास के किस चरण में मेल खाता है? जो 8 चरण दिए हुए हैं इसमें आपका जो एक छात्र है वो 3 कक्षा में है और 9 साल का है, तो वो किस कैटेगरी में आएगा, यानी कौन से चरण में आएगा, ये आपको बताना है। शर्मिंदगी बनाम संदेह से मुलाकात मुकाबले में स्वायत्तता, परिश्रम बनाम हीनता, नेतृत्व बनाम अपराध या फिर अंतर्गतता बनाम अलवाद। करेक्ट आंसर होगा ये परिश्रम बनाम हीनता के अंतर्गत आएगा, बी वाला विकल्प आपका करेक्ट होगा, है ना। अगला प्रश्न और अंतिम प्रश्न आपका 2017 का या 18 का, है ना। चलिए, निम्न में से कौन सा कथन आदर्श संदर्भित परीक्षण के लिए सत्य नहीं है? नेगेटिव प्रश्न पूछा गया है। या एक मानकीकृत परीक्षण है? बिल्कुल मानकीकृत परीक्षण होगा। छात्र के स्कोर की तुलना इसके साथ तुलना करके की जाती है कि अन्य में कैसा प्रदर्शन होता है? बिल्कुल की जाती है। कहा जाता है कि परीक्षण राष्ट्रीय मानदंडों पर आधारित है? बिल्कुल है। यहाँ पर छात्र के प्रदर्शन के स्थापित मानदंडों में तुलना नहीं की जाती, फोर्थ वाला विकल्प आपका करेक्ट होगा। तो ये आपका 2017-18 का पेपर समाप्त हुआ। अब बात करते हैं 2015 की, और ये रहा आपका 2015 का पेपर, है ना। मस्तिष्क की संरचना तथा कृत्यों में विभेद का परिणाम होता है। क्या होता है? तनाव होता है, पिछड़ापन होता है, डिसलेक्सिया होता है, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो करेक्ट आंसर होगा आपका डिसलेक्सिया। ये थोड़ा सा प्रश्न पत्र ब्लर हो रहा है, तो मैं प्रश्न भी पढ़ूंगा, 4 विकल्प पढ़ूंगा, नहीं समझ में आए तो मैं यहाँ पर पढ़कर आपको बता रहा हूँ, वैसे समझ में आ जाएगा। इस प्रकार से प्रश्न पत्र है ना, ज्यादा ब्लर नहीं है। तो करेक्ट आंसर आपको क्या होगा? यहाँ पर डिसलेक्सिया होगा। डिसलेक्सिया मस्तिष्क की संरचना तथा कृत्यों में विभेद का परिणाम होता है। तीसरा वाला विकल्प आपका करेक्ट होगा। दूसरा प्रश्न पूछा गया था कि जिन बालकों की बुद्धि लब्धि रिक्त स्थान है, साधारणतः उन्हें मानसिक न्यूनता ग्रसित की श्रेणी में रखते हैं। वो कितनी बुद्धि लब्धि होगी? जब बालक के जो मानसिक न्यूनता ग्रसित की श्रेणी में रखते हैं उसको उसकी बुद्धि लब्धि कितनी होगी? 70 से कम होगी, 70 से ऊपर होगी, 80 से 100 के बीच में होगी, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रकार के जो बालक होंगे वो आपके 70 से कम होंगे, है ना। जिन बालकों की जो बुद्धि लब्धि 70 से कम होगी उनको मानसिक न्यूनता ग्रसित की श्रेणी में रखते हैं। पहला वाला विकल्प आपका करेक्ट होगा। अगला प्रश्न, रिक्त स्थान के बच्चों में अमूर्तमान प्रत्ययों को ग्रहण करने की योग्यता होती है। कौन से बच्चों में? पिछड़े हुए बच्चों में, प्रतिभाशाली बच्चों में, मानसिक रूप से पिछड़े, या फिर इनमें से कोई नहीं। करेक्ट आंसर क्या होगा? देखिए बच्चों में अमूर्तमान प्रत्ययों को ग्रहण करने की योग्यता जो होती है ये प्रतिभाशाली बच्चों में होती है, बी वाला विकल्प आपका करेक्ट होगा। अगला प्रश्न, तनाव को कम करने में अप्रत्यक्ष ढंग क्या कहलाता है? समस्या समाधान विधि कहलाता है, रक्षात्मक यांत्रिकता कहलाता है, व्यक्तिगत विधि कहलाता है, या फिर इनमें से कोई नहीं। देखिए तनाव को कम करने के अप्रत्यक्ष ढंग के बारे में पूछा गया है और रक्षात्मक यांत्रिका कहलाता है, बी वाला विकल्प आपका करेक्ट होगा। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सी सामाजिक रूप से वंचित की समस्या नहीं है? यहाँ पर वंचित की समस्या कौन सी नहीं है? नेगेटिव प्रश्न पूछा गया है। जीवन के लिए प्रेरणा का अभाव, सृजनशीलता को पोषित होने के अवसर नहीं मिलना, रहने के लिए स्वच्छ परिवेश, या फिर विद्यालय में पक्षतापूर्ण वातावरण का सामना करना। देखिए यहाँ पर सामाजिक रूप से वंचित की समस्या कौन सी नहीं है ये पूछा गया है, तो रहने के लिए स्वच्छ परिवेश ये सामाजिक रूप से वंचित की समस्या नहीं होगी, है ना। तीसरा वाला विकल्प आपका क्या होगा? करेक्ट होगा। अगला प्रश्न, शिक्षण प्रक्रिया में विद्यार्थी क्या है भैया? आश्रित चर है, स्वतंत्र चर है, मध्यस्थ चर है, या फिर इनमें से कोई नहीं। करेक्ट आंसर होगा। देखिए शिक्षण प्रक्रिया में विद्यार्थी के बारे में पूछा गया है तो क्या होता है? ये एक आश्रित चर के रूप में होता है, पहला वाला विकल्प आपका करेक्ट होगा। निम्न में से कौन सा मूल्यांकन का प्रकार नहीं है? नेगेटिव प्रश्न पूछा गया है। मानक, निर्णयात्मक, योगात्मक, या फिर सीसीई। यहाँ पर देखिए मूल्यांकन का प्रकार कौन सा नहीं है ये पूछा गया है। करेक्ट आंसर होगा मानक। मानक मूल्यांकन का प्रकार नहीं होता है, पहला वाला विकल्प आपका करेक्ट होगा। अगला प्रश्न,
एनसीएफ 2005 बल देता है, किस पर बल देगा भैया? एनसीएफ 2005 करके सीखने पर, रटने पर, समस्या हल करने पर या फिर उपरोक्त सभी पर, किस पे देगा? देखिए यहाँ पर रटने पर नहीं देगा, समस्या हल करने पर नहीं देगा, करके सीखने पर देगा। किस पे देगा? करके सीखने पर। पहला वाला विकल्प आपका करेक्ट होगा। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सा मूल्यांकन के त्रिकोण का भाग नहीं? मूल्यांकन का जो तीन भाग होते हैं या तीन घटक होते हैं, उसमें से एक घटक कौन सा नहीं है, उसके बारे में आपको बताना है। तो यहाँ पर देखिए, शैक्षिक उद्देश्य, मूल्यांकन और अधिगम अनुभव, ये तीनों ही मूल्यांकन के त्रिकोण घटक है या फिर त्रिकोणी भाग है। यहाँ पर जो शिक्षण का अनुभव है ये इसके अंतर्गत नहीं आता है, और यही आपका करेक्ट आंसर होगा, है ना। चलिए, क्रियात्मक अनुसंधान के महत्व के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? फिर से नेगेटिव प्रश्न पूछ लिया गया। क्रियात्मक अनुसंधान के महत्व के बारे में पूछा है। उपभोक्ता ही अनुसंधान करता है, समस्या का हल शीघ्रता से प्राप्त हो जाता है, समस्याओं का हल अभ्यास में ले आया जाता है और उसका मूल्यांकन नहीं किया जाता है, या फिर इनमें से कोई नहीं। लेकिन नेगेटिव प्रश्न है, क्रियात्मक अनुसंधान के महत्व के बारे में कौन सा शब्द नहीं है या फिर कथन नहीं है? समस्या का हल अभ्यास में ले आया जाता है और उसका मूल्यांकन नहीं किया जाता, ये गलत है, इसमें मूल्यांकन किया जाता है। लेकिन नेगेटिव प्रश्न पूछा गया था, तो करेक्ट आंसर आपका तीसरा वाला होगा, है ना। चलिए, आईटी एक्ट 2009 के अनुसार पूछा है कि भाई शिक्षक है तो प्रति सप्ताह कार्य घंटे, देखिए रिपीटेड प्रश्न पहले भी पूछा जा चुका है, मैंने आपको आंसर बता दिया है, 45 घंटे। कितने घंटे? 45 घंटे। इस प्रकार से प्रश्न रिपीट होते हैं, जैसे कि मैं आपको पहले भी बता चुका हूं। चलिए, अगला प्रश्न पूछा गया भैया, तर्क जिज्ञासा तथा निरीक्षण शक्ति का विकास होता है, ये आयु पूछी गई, भाई किस आयु में होता है? 7 वर्ष, 11 वर्ष, 9 वर्ष या फिर 6 वर्ष। तो यहाँ पर देखिए, जब तर्क जिज्ञासा तथा निरीक्षण शक्ति की बात की जाती है तो इसका जो विकास होता है ये 11 वर्ष की उम्र में हो जाता है या फिर 11 वर्ष की आयु में हो जाता है। बी वाला विकल्प आपका करेक्ट होगा। शारीरिक विकास का क्षेत्र यहाँ पर पूछा गया है, स्नायु मंडल है, मांसपेशियों की वृद्धि है, एंड्रोक्राइन ग्लैंड से है या फिर उपरोक्त सभी है। तो शारीरिक विकास का जो क्षेत्र होगा आपका करेक्ट आंसर होगा यहाँ पर स्नायु मंडल, मांसपेशियों में वृद्धि और एंडोक्राइन ग्लैंड्स, यानी कि उपरोक्त सभी यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर होगा, है ना। चलिए, वातावरण वहां बाहरी शक्ति जो हमें प्रभावित करती है, किसके द्वारा कहा गया? इंपोर्टेंट प्रश्न आगे भी आ सकता है, काफी अच्छा कथन है। ये किसके द्वारा कहा गया? वुडवर्थ, रॉस, एनास्टिसी या फिर इनमें से कोई नहीं। करेक्ट आंसर होगा ये रॉस के द्वारा कहा गया कि वातावरण वहां बाहरी शक्ति जो हमें प्रभावित करती है। बी वाला विकल्प आपका करेक्ट होगा। अधिगम अंतरण का थार्डाइक सिद्धांत कहा जाता है, क्या कहा जाता है? समानता का सिद्धांत कहा जाता है, अनुरूप तत्वों का सिद्धांत, औपचारिक नियमों का सिद्धांत या फिर इनमें से कोई नहीं। ये भी अच्छा प्रश्न है। अधिगम अंतरण का थार्डाइक सिद्धांत के बारे में पूछे तो याद रखिएगा वो अनुरूप तत्वों का सिद्धांत कहता है, बी वाला कहते हैं। बी वाला विकल्प आपका करेक्ट होगा। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सा वंशानुक्रम का नियम नहीं है? देखिए, वंशानुक्रम का कौन सा नियम नहीं है? सीधा सीधा पूछा गया, समानता, भिन्नता, प्रत्यागमन या फिर अभिप्रेरणा। करेक्ट आंसर होगा। जहां पर वंशानुक्रम का नियम कौन सा नहीं पूछा जाए तो अभिप्रेरणा आपका करेक्ट आंसर होगा। भिन्नता, समानता और प्रत्यागमन ये तीनों ही वंशानुक्रम के नियम के अंतर्गत आते हैं। फोर्थ वाला विकल्प आपका करेक्ट होगा। अगला प्रश्न, रिक्त स्थान अवस्था के बारे में आपको बताना है। तक बालक की दृष्टि एवं श्रवण इंद्रिया पूर्ण विकसित हो जाती है, वो अवस्था कौन सी जिसमें बालक की दृष्टि साथ में जो श्रवण इंद्रिया है वो पूर्ण विकसित हो जाती है? वो उम्र कौन सी, वो अवस्था कौन सी है? 3 से 4 वर्ष, 6 से 7 वर्ष, 8 से 9 वर्ष या फिर इनमें से कोई नहीं। करेक्ट आंसर होगा 8 अथवा 9 वर्ष, है ना। इस अवस्था तक बालक की जो दृष्टि है एवं जो श्रवण इंद्रिया है वो पूर्ण विकसित हो चुकी है, हो चुकी होती है। तो जहां पर जो तीसरा वाला विकल्प है आपका करेक्ट होगा। अगला प्रश्न, इस अवस्था में बालक में नई खोज करने और घूमने की प्रवृत्ति बहुत अधिक बढ़ जाती है, उस अवस्था के बारे में आपको बताना। शैशव अवस्था है, उत्तर बाल्यावस्था, किशोरावस्था या फिर प्रौढ़ावस्था। तो उस अवस्था को कहा जाता है किशोरावस्था। इस अवस्था में जो बालक होते हैं इनमें नई खोज करने की और घूमने की जो प्रवृत्ति है वो बहुत अधिक बढ़ जाती है। तीसरा वाला विकल्प आपका करेक्ट होगा। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सा उदाहरण अर्जित प्रेरक का है? देखिए, अर्जित प्रेरक का उदाहरण यहां पर पूछा गया है। देखिए, यहां पर पुरस्कार पुरस्कार और रुचि ये दोनों ही अर्जित प्रेरक के उदाहरण हैं। किसके हैं? अर्जित प्रेरक के उदाहरण हैं। अब यहां पर आंसर क्या होगा? जिसने बी टिक किया होगा उस समय उसका भी आंसर ठीक था, और सी टिक किया उसका भी आंसर ठीक था। बी और सी दोनों ही आयोग द्वारा मान्यता दी गई, दोनों के आंसर यहां पर बताए गए हैं 19वें का, है ना। तो पुरस्कार भी होगा, रुचि भी होगा। चलिए, अगला प्रश्न, अभिप्रेरणा वर्णित होती है। जो अभिप्रेरणा है
वो किसमें वर्णित होती है, किसके द्वारा वर्णित होती है? ज्ञानात्मक जागृति द्वारा, भावात्मक जागृति द्वारा, दोनों, या फिर इनमें से कोई नहीं। सही आंसर क्या होगा? देखिए, यहां पर अभिप्रेरणा की बात की जा रही है, तो ये भावात्मक जागृति द्वारा वर्णित होती है। यहाँ पर जो बी वाला विकल्प होगा ये आपका एकदम बिल्कुल करेक्ट होगा। चलिए अगला प्रश्न। चिंतन मानसिक क्रिया का रिक्त स्थान पहलू है, ज्ञानात्मक है, भावात्मक है, क्रियात्मक है, या फिर इनमें से कोई नहीं है। पर चिंतन मानसिक क्रिया के बारे में पूछा गया है, करेक्ट आंसर यहाँ पर होगा आपका ज्ञानात्मक। चिंतन मानसिक क्रिया का क्या है? एक ज्ञानात्मक पहलू है। पहला वाला विकल्प आपका करेक्ट होगा। संकेत अधिगम के अंतर्गत सीखा जाता है पारंपरिक अनुकूलन, मनोवैज्ञानिक वातावरण, या फिर मनोदेहिक। संकेत अधिगम के बारे में पूछा गया है कि इसके अंतर्गत क्या सीखा जाता है, तो पारंपरिक अनुकूलन सीखा जाता है। पहला वाला विकल्प आपका करेक्ट होगा। अगला प्रश्न। व्यक्तिगत भेद पाए जाते हैं बुद्धि स्तर में, अभिवृत्ति में, गतिवाही योग्यता में, या फिर उपरोक्त सभी में। व्यक्तिगत भेद के बारे में पूछा गया है, तो इसमें बुद्धि स्तर में, अभिवृत्ति में और गतिवाही योग्यता में, इन तीनों में ही व्यक्तिगत भेद पाए जाते हैं। उपरोक्त सभी आपका करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न। चिंतन प्रारंभ होने के लिए क्या आवश्यक है? पूर्वानुभव, भाषा, तर्क, या फिर समस्या। तो चिंतन प्रारंभ करने के लिए क्या आवश्यक होता है भैया? समस्या आवश्यक होती है ना। डी वाला विकल्प आपका करेक्ट होगा। बुद्धि लब्धि संप्रत्यय विकसित किया बीने ने, रीड ने, टर्मन ने, या फिर केटल ने। किसने किया? सही आंसर क्या होगा? इसके बारे में आपको बता चुका हूं। बुद्धि लब्धि संप्रति जो विकसित किया है ये टर्मन के द्वारा किया गया है। किसके द्वारा? टर्मन के द्वारा किया गया है। जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था, आंसर क्या बताया था मैंने? स्टर्न बताया था। क्या बताया था? स्टर्न। लेकिन यहाँ पर विकल्प में है नहीं, विकल्प में कहीं स्टर्न दिख रहा नहीं, दिख रहा, इस वजह से हमने क्या लगाया यहाँ पर? टर्मन लगाया। क्योंकि संप्रति जो विकसित किया सबसे पहले वो स्टर्न के द्वारा किया गया था। सन भी मैं आपको बता चुका हूं कब किया था, 1912 में। और इनके द्वारा जो संशोधित किया था वो किया था 1916 में। यहाँ पर स्टर्न नहीं दे रखा है, इसलिए हमें यहाँ पर टर्मन लगाया है, और ये आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा, है ना। चलिए अगला प्रश्न। बाह्य अभ्यास के आधार पर व्यक्तित्व का वर्णन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? गहन दृष्टिकोण, सतही दृष्टिकोण, मानकी दृष्टिकोण, या फिर प्रेक्षणात्मक दृष्टिकोण। सही आंसर क्या होगा? करेक्ट आंसर होगा सतही दृष्टिकोण, है ना। बाह्य आभास के आधार पर व्यक्तित्व का जो वर्णन कहा जाता है वो सतही दृष्टिकोण कहा जाता है। बी वाला विकल्प आपका करेक्ट होगा। निम्न में से कौन सा पिछड़ेपन का कारण नहीं? पिछड़ेपन का कारण कौन सा नहीं है ये आपको बताना है। सामान्य बुद्धि का अभाव, शारीरिक दोष, विशिष्ट पिछड़ापन, या फिर स्वस्थ वातावरण। करेक्ट आंसर होगा आपका स्वच्छ वातावरण, है ना। ये पिछड़ेपन का कारण नहीं होगा, बाकी तीनों ही पिछड़ेपन के कारण होंगे। अगला प्रश्न। व्यक्तित्व का पहला प्रकारात्मक वर्गीकरण प्रस्तुत किया किसने? मन ने, सेल्डन ने, हिप्पोक्रेट्स ने, या फिर केटल ने। व्यक्तित्व का जो पहला प्रकारात्मक वर्गीकरण है ये किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया? करेक्ट आंसर होगा ये हिप्पोक्रेटस के द्वारा किया गया था। आपका पहला प्रकारात्मक वर्गीकरण प्रस्तुत। तीसरा वाला विकल्प आपका करेक्ट होगा। सामान्य तथा विशिष्ट कारक सिद्धांत का प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया? अल्फ्रेड बी ने, स्पीयरमैन, गिलफोर्ड, या फिर थर्स्टन। किसके द्वारा किया गया? यहाँ पर देखिए द्विकारक सिद्धांत इसे कहते हैं, द्विकारक सिद्धांत। द्विकारक सिद्धांत पूछे या फिर त्रिकारक सिद्धांत पूछे, ये दोनों ही किसके द्वारा दिया गया है? स्पीयरमैन के द्वारा दिया गया है। सामान्य तथा विशिष्ट कारक पूछे, स्पीयरमैन के द्वारा ही दिया गया है। अगला और अंतिम प्रश्न जानेंगे 2015 का अंतिम प्रश्न है, आपसे पूछा गया था प्रगतिशील परिवार में बच्चों में अपेक्षाकृत कौन सा प्रेरक अधिक प्रबल होता है? संबंध, जिज्ञासा, उपलब्धि, या फिर आक्रामकता। करेक्ट आंसर होगा आपका उपलब्धि। प्रगतिशील परिवारों के बच्चों के रूप में पूछा गया है कि इनमें अपेक्षाकृत कौन सा प्रेरक अधिक प्रबल होता है? तो उपलब्धि होता है। तीसरा वाला विकल्प आपका करेक्ट होगा। तो ये आपके 2015 के 30 प्रश्न यहीं पर समाप्त होते हैं। अब 2012 के पेपर की ओर चलते हैं, और ये रहा आपका 2012 का पेपर, है ना। इसकी हम शुरुआत करेंगे बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र से, और इसी प्रश्न की हम बात कर रहे हैं। और ये जो प्रश्न पत्र है तो बहुत क्लियर अच्छे से दिख रहा है ना। तो पहले प्रश्न की बात करें, पहला प्रश्न पूछा था कि भाई 9 वर्ष के बालक की नैतिक तर्कना आधारित होती है, किस पर होती है? किसी कार्य के भौतिक परिणाम उसकी अच्छाई या फिर बुराई को निर्धारित करते हैं। कोई कार्य सही होना इस पर बात निर्भर करता है कि उसके व्यक्ति की अपना आवश्यकता पूर्ति होती है, अपनी आवश्यकता की पूर्ति होती है। नियमों का पालन करने के बदले में कुछ लाभ मिलना चाहिए, या फिर सही कार्य वह है जो उस व्यक्ति के द्वारा किया जाए जो अन्य व्यक्तियों को अपने
व्यवहार से प्रभावित करता है। तो 9 वर्ष के बालक की नैतिक तर्कणा किस पर आधारित होती है, ये पूछा गया है। तो किसी कार्य के भौतिक परिणाम उसकी अच्छाई या फिर बुराई को निर्धारित करते हैं। पहला वाला विकल्प आपका करेक्ट होगा। निम्न में से कौन सा उदाहरण अभिप्रेरणा का परिणाम नहीं है? देखिए अभिप्रेरणा का नियम कौन सा नहीं है, ये पूछा गया। नेगेटिव प्रश्न पूछा गया है। कृष्णा ने कृत्य का समय 1 घंटे से बढ़ाकर 2 घंटे कर दिया है। जॉन स्टुअर्ट मिल ने 12 वर्ष की उम्र में दर्शन का अध्ययन आरंभ कर दिया था। जगन ने श्वास लेने की प्रक्रिया में रुचि दिखानी प्रारंभ कर दी है, या फिर राम ने तेजी से आधुनिक एवं प्राचीन ऐतिहासिक प्रवृत्तियों के सहसंबंध स्थापित करने में प्रगति की है। यहाँ पर अभिप्रेरणा का परिणाम कौन सा नहीं है, ये पूछा गया है। करेक्ट आंसर होगा जॉन स्टुअर्ट मिल ने 12 वर्ष की उम्र में दर्शन का अध्ययन आरंभ कर दिया था। बी वाला विकल्प आपका करेक्ट होगा। अगला प्रश्न, निम्न में से क्या एक प्रभावी प्रशंसा के रूप में अध्यापक के लिए कार्य करेगी? कौन सा कार्य करेगी भैया? विद्यार्थियों के अवधान को उनके कार्य से संबंधित व्यवहार पर केंद्रित करता है। विद्यार्थियों के वर्तमान कार्य निष्पादन को उनके समूह के अन्य साथियों के संदर्भ वर्णित करता है। विद्यार्थियों को उनकी योग्यताओं अथवा कार्य निष्पादन के महत्व की सूचना देता है, या फिर जब विद्यार्थी अपने व्यवहार को नियंत्रित नहीं कर पाते हैं तो उनके सकारात्मक व्यवहारात्मक समर्थन प्रदान करता है। करेक्ट आंसर क्या होगा तीसरे का आंसर होगा विद्यार्थी को उनकी योग्यताओं अथवा कार्य निष्पादन के महत्व की सूचना देता है। तीसरा वाला विकल्प आपका करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा उदाहरण अधिगम को प्रदर्शित करता है? अधिगम को कौन सा प्रदर्शित करता है, कौन सा उदाहरण प्रस्तुत करता है या फिर प्रदर्शित करता है, यह आपको बताना है। हाथ जोड़कर अध्यापक का अभिवादन करना, स्वादिष्ट भोजन देखकर मुंह में लार आ जाना, चढ़ना भागना एवं फेंकना 3 से 5 वर्ष की अवस्था में। तो यहाँ पर अधिगम को कौन सा उदाहरण प्रस्तुत करेगा या फिर प्रदर्शित करेगा, ये पूछा गया है। करेक्ट आंसर होगा हाथ जोड़कर अध्यापक का अभिवादन करना। पहला वाला विकल्प आपका करेक्ट होगा। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सा चिंतन की प्रक्रिया में सबसे कम महत्वपूर्ण है? चित्र, प्रतीक एवं चिन्ह, मांसपेशियां, क्रियाएं या फिर भाषा? करेक्ट आंसर क्या होगा? तो यहाँ पर मांसपेशियां क्रियाएं आपका करेक्ट आंसर होगा। चिंतन की प्रक्रिया में सबसे कम महत्वपूर्ण मांसपेशियां क्रियाएं, तीसरा वाला विकल्प आपका करेक्ट होगा। अगला प्रश्न, अंतर्व्यक्तिक बुद्धि को प्रदर्शित करने वाला व्यवहार यहाँ पर पूछा गया है। दूसरे के अंतर्गमन की इच्छाएं एवं मनसा का पता लगाना, दूसरे के मूड को भाप जाना, मिलते जुलते संवेगों यथा उदासी एवं पछतावा में भेद करना, या फिर दूसरों के विचारों एवं व्यवहारों को प्रभावित करने के लिए उनसे संबंधित जानकारी का उपयोग करना। ये आपका छठवें का आंसर आप दे सकते हैं। करेक्ट आंसर होगा आपका, देखिए अंतर्व्यक्तिक बुद्धि को प्रदर्शित करने वाले व्यवहार के बारे में पूछा गया है। करेक्ट आंसर होगा मिलते जुलते संवेगों यथा उदासी एवं पछतावे में भेद कर पाना। तीसरा वाला विकल्प आपका करेक्ट होगा। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सी व्यू रचना या फिर अभिप्रेत लैंगिक अंतरों को मद्देनजर रखते लैंगिक समता की भावना के विपरीत है? यहाँ पर लैंगिक समता की भावना के विपरीत कौन सा विकल्प है, ये आपको जानना है। विद्यार्थियों को बताएं कि रूढ़िबद्ध विषयों में सफलता हासिल कर सकते हैं। प्रारंभिक विद्यालय वर्षों में लड़की एवं लड़कियों में शारीरिक एवं गामक कौशलों के विकास की संभावना क्षमता समान होती है। देखिए 4 विकल्प पढ़ेंगे, सब आपका समय खराब होगा, है ना। करेक्ट आंसर क्या होगा आपका? लड़कों को समस्याओं के समाधान और विश्व पर नियंत्रण रखने के लिए उनकी योग्यता पर उनको आत्मविश्वास विकसित करने के लिए सहयोग प्रदान करना। ये तीसरा वाला जो विकल्प होगा वो आपका करेक्ट होगा। बड़े विकल्प होंगे तो मैं नहीं पढ़ूंगा, डायरेक्टली आंसर बताऊंगा, है ना। चलिए 8वें प्रश्न देख लेते हैं। एक अध्यापक किसी भी समूह में समुदाय आधारित व्यक्तिगत भिन्नताओं को समझ सकता है आंखों के संपर्क के आधार पर, बुद्धि के आधार पर, भाषा एवं अभिव्यक्ति के आधार पर, या फिर गृह कार्य के आधार पर। सही आंसर क्या होगा? करेक्ट आंसर होगा भाषा एवं अभिव्यक्ति के आधार पर। तीसरा वाला विकल्प आपका करेक्ट होगा। अगला प्रश्न, सृजनशीलता के पोषण हेतु एक अध्यापक को अपने विद्यार्थी को रखना चाहिए कार्य केंद्रित, लक्ष्य केंद्रित, कार्य केंद्रित एवं लक्ष्य केंद्रित, या फिर पुरस्कार प्रेरित? क्या होना चाहिए? तो इसका सही आंसर होगा उसे कार्य केंद्रित रखना होगा। पहला वाला विकल्प आपका करेक्ट होगा। कौन सा? पहला वाला। चलिए अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सी विशेषता सामाजिक रूप से वंचित वर्ग के विद्यार्थी की नहीं है? देखिए वंचित वर्ग के विद्यार्थी कौन सी विशेषता नहीं है, सीधा सीधा ये पूछा गया है। बालकों की देखभाल के अनुभव उन्हें स्कूल के लिए प्रभावी ढंग से तैयार नहीं करते, नियमित स्वास्थ्य संबंधी देखभाल नहीं करते, व्यापक एवं विविध
अनुभवों को प्राप्त करने का मौका नहीं मिलता है या फिर विद्यालय में अच्छा करने के लिए अभिप्रेरित नहीं किया जाता। देखिए यहाँ पर सामाजिक रूप से वंचित वर्ग के विद्यार्थी की कौन सी विशेषता नहीं है, ये पूछा गया है। करेक्ट आंसर होगा नियमित स्वास्थ्य संबंधी देखभाल नहीं मिलती है ना। यहाँ पर बी वाला विकल्प आपका क्या होगा, करेक्ट होगा। ये नहीं यानी कि नेगेटिव प्रश्न पूछा गया था, उसके अनुसार बी वाला विकल्प आपका करेक्ट होगा। अगला प्रश्न, क्रियात्मक अनुसंधान मौलिक अनुसंधान से भिन्न है क्योंकि यहाँ अध्यापकों, शैक्षिक प्रबंधों एवं प्रशासकों द्वारा किया जाता है, शोधकर्ताओं द्वारा किया जाता है जिनका विद्यालय से कोई संबंध नहीं होता है, यहाँ प्रमाणीकृत उपकरणों पर आधारित होता है या फिर यहाँ न्याय दर्श पर आधारित होता है। सही आंसर क्या होगा, क्रियात्मक अनुसंधान मौलिक अनुसंधान से भिन्न क्यों है पूछा गया है, क्योंकि अध्यापकों, शैक्षिक प्रबंधों एवं प्रशासकों के द्वारा ये किया जाता है, इसलिए ये भिन्न है। पहला वाला विकल्प आपका करेक्ट होगा। अगला प्रश्न, क्रियात्मक अनुसंधान में क्रियात्मक उपकल्पनाओं का निर्माण समस्याओं के कारण पर आधारित है, कारणों पर आधारित है। क्रियात्मक उपकल्पनाओं का निर्माण किसी तर्कयुक्त विवेक पर आधारित है। क्रियात्मक उपकल्पनाओं का निर्माण इस प्रकार किया जाता है ताकि उनका सांख्यिकीय सत्यापन किया जा सके, या फिर क्रियात्मक उपकल्पनाओं का निर्माण नहीं किया जाता। तो क्रियात्मक अनुसंधान के बारे में पूछा गया है, करेक्ट आंसर होगा क्रियात्मक उपकल्पनाओं का निर्माण समस्याओं के कारणों पर आधारित होता है। पहला वाला विकल्प आपका करेक्ट होगा। अगला प्रश्न, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 में बहुभाषा को एक संसाधन के रूप में समर्थन दिया गया है, क्योंकि क्यों दिया गया है, एनसीएफ 2005 के अनुसार पूछा गया है। यह एक तरीका है जिसमें प्रत्येक बालक सुरक्षित महसूस करे, भाषागत पृष्ठभूमि के कारण कोई भी बालक पीछे न छूटे, यह बालकों को अपने पर विश्वास के लिए प्रोत्साहन देगा। ये तीनों ही विकल्प क्या है, सही है, यानी कि यहाँ इनमें से सभी आपका क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सा तरीका विज्ञान विषय को समझने के लिए उच्च प्राथमिक स्तर पर उपयुक्त नहीं है, वस्तुओं को प्रेक्षण करना व अवलोकन को रिकॉर्ड दर्ज करना, रेखा चित्र बनाना, वास्तविक अनुभव प्रदान करना, या फिर अमूर्तता के द्वारा विषय को सीखना। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा अमूर्तता के द्वारा विषय को सीखना। फोर्थ वाला विकल्प आपका करेक्ट होगा। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सा कथन बहुग्रेड शिक्षण प्रणाली के साथ सहमति नहीं रखता है, नेगेटिव प्रश्न है। एक अध्यापक एक समय में एक से अधिक कक्षाओं का प्रबंधन करता है, बैठने की लचीली व्यवस्था है, विभिन्न कक्षाओं में एवं एक ही कक्षा में अंतःक्रिया, या फिर विद्यार्थियों का आयु एवं योग्यता के आधार पर समान होना। करेक्ट आंसर क्या होगा, यहाँ पूछा गया उस कथन के बारे में आपको बताना था जो बहुग्रेड शिक्षण प्रणाली के साथ सहमत नहीं रखता है। तो करेक्ट आंसर होगा विद्यार्थियों का आयु एवं योग्यता के आधार पर समान होना। डी वाला विकल्प आपका करेक्ट होगा। अगला प्रश्न, संज्ञानात्मक विकास में वंशक्रम निर्धारित करता है, क्या करता है भैया, मस्तिष्क जैसी शारीरिक संरचना में मूलभूत स्वभाव को, शारीरिक संरचना के विकास को, सहज प्रतिवर्ती क्रियाओं के अस्तित्व को, या फिर इनमें से सभी। तो संज्ञानात्मक विकास में वंशक्रम निर्धारित जो करता है वो मस्तिष्क जैसी शारीरिक संरचना के मूलभूत स्वभाव को करता है। पहला वाला विकल्प आपका करेक्ट होगा। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है। यहाँ पर देखिए नेगेटिव प्रश्न पूछा गया है, जो अध्यापक यहाँ विश्वास करता है कि विश्वास प्रकृति, देखिए विकल्प पड़े हैं, आंसर में आपको डायरेक्टली बता देता हूं। सही आंसर होगा जो कथन सही नहीं होगा कि प्रारंभिक जीवन की नकारात्मक घटनाओं के प्रभाव से कोई भी अध्यापक बचाव नहीं कर सकता। भाई क्यों नहीं कर सकता, कर सकता है, बिल्कुल कर सकता है। इसलिए वजह से ये जो कथन सही नहीं है, तीसरा वाला विकल्प आपका सही होगा, है ना। चलिए अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सी विशेषता परिपक्वता को अधिगम से अलग करती है, कौन करता है भैया, यहाँ एक स्वाभाविक प्रक्रिया है, यहाँ अभ्यास पर निर्भर करती है, यहाँ प्रेरकों पर निर्भर करती है, या फिर यहाँ जीवन प्रयत्न चलने वाली प्रक्रिया है। यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा भैया विशेषता पूछी गई परिपक्वता को अधिगम से अलग क्यों करती है, क्योंकि यहाँ क्या है, एक स्वाभाविक प्रक्रिया है। पहला वाला विकल्प आपका करेक्ट होगा। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सा कथन विकास के संबंध में सही नहीं है। देखिए विकास के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है, करेक्ट आंसर होगा विकास के विभिन्न क्षेत्रों में संभाव खतरे नहीं होते हैं, संभावित खतरे नहीं होते हैं। आपका जो तीसरा वाला विकल्प होगा ये सही होगा, ये विकास के संबंध में सही कथन नहीं होगा। अगला प्रश्न, दल या फिर जो गैंग का सदस्य होने से सामाजिकरण उत्तर बाल्यावस्था में बेहतर होता है, निम्न में से कौन सा कथन इस विचार के विपरीत। देखिए विपरीत कथन आपको बताना है कौन सा होगा, सॉरी, वयस्कों पर निर्भर ना होकर सीखना,
जिम्मेदारियों को निभाना सीखना, अपने समूह के प्रति वफादार होना सीखना, या फिर छोटी छोटी बातों पर झगड़ा करते हुए अपने गैंग के सदस्यों से लड़ाई मोल लेना। प्रश्न के अनुसार हमें बताना है, गैंग के सदस्य के बारे में बताना था। छोटी छोटी बातों पर झगड़ा करते हुए अपने गैंग के सदस्यों से लड़ाई मोल लेना, ये जो कथन है ये विचार के विपरीत है। डी वाला विकल्प आपका करेक्ट होगा। अगला प्रश्न, योगात्मक मूल्यांकन का उद्देश्य यहां पर पूछा गया है, तो यहां पर डायरेक्टली मैं उद्देश्य आपको बताऊंगा। योगात्मक मूल्यांकन का उद्देश्य होता है समय विशेष एवं विभिन्न कार्यों पर एक विद्यार्थी ने कितना अच्छा निष्पादित किया है का पता लगाना, यह योगात्मक मूल्यांकन का उद्देश्य होता है। तो पहला वाला विकल्प आपका क्या होगा, करेक्ट होगा। चलिए, राजू खरगोश से डरता था। शुरू में खरगोश को राजू से काफी दूर रखा गया। आने वाले दिनों में हर रोज खरगोश और राजू के बीच की दूरी कम कर दी गई। अंत में राजू की गोद में खरगोश को रखा गया और राजू खरगोश से खेलने लगा। यहाँ जो प्रयोग है ये किसका उदाहरण है, ये आपको बताना है। प्रयत्न एवं त्रुटि का, शास्त्रीय अनुबंध सिद्धांत का, क्रिया प्रसूत का, या फिर इनमें से सभी। तो ये जो प्रयोग है ये शास्त्रीय अनुबंध सिद्धांत का सिद्धांत है, अनुबंध सिद्धांत का एक उदाहरण है। बी वाला विकल्प आपका करेक्ट होगा। अगला प्रश्न, बहिर्मुखी विद्यार्थी अंतर्मुखी विद्यार्थी से किस विशेषता के आधार पर भिन्न है, यहाँ पर भिन्न बताना है। दोनों में क्या भिन्नता है, मजबूत भावनाएं, पसंदगी एवं नापसंदगी, मन ही मन परेशान होने की अपेक्षा अपनी भावनाओं को अभिव्यक्त करता है, अपने बौद्धिक कार्य में डूबा रहता है, या फिर बोलने की अपेक्षा लिखने में बेहतर है। तो बहिर्मुखी विद्यार्थी और अंतर्मुखी विद्यार्थी में क्या भिन्नता होती है, क्या विशेषता होती है, यह आपको बताना है। ये विशेषता के आधार पर भिन्नता क्या होती है। तो मन ही मन परेशान होने की अपेक्षा अपनी भावनाओं को अभिव्यक्त करता है। बी वाला विकल्प आपका क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सा कथन बुद्धि के बारे में सत्य नहीं है। देखिए, बुद्धि के बारे में कौन सा कथन सत्य नहीं है, इसके बारे में आपको बताना है। यहाँ एक व्यक्ति की मानसिक क्षमता है, बिल्कुल है। यह सामंजस्य या फिर अनुकूलन स्थापित करने में सहायक है, बिल्कुल है। यह व्यवहार की गुणवत्ता से आंकी जाती है, बिल्कुल आंकी जाती है। यहाँ स्थायी एवं अपरिवर्तनशील विशेषता है, यह आपकी बुद्धि के बारे में सत्य कथन नहीं है। डी वाला विकल्प आपका करेक्ट होगा। अगला प्रश्न, एक संतुलित व्यक्तित्व वहां है जिसमें इदम एवं परम अहम के बीच संतुलन स्थापित किया जाता है। इदम एवं अहम के बीच संतुलित स्थापित किया जाता है। अहम एवं परम अहम के बीच संतुलित स्थापित किया जाता है, या फिर मजबूत अहम को बनाया जाता है। एक संतुलित व्यक्तित्व वहां है, क्या है, ये आपसे पूछा गया है। करेक्ट आंसर होगा मजबूत अहम को बनाया जाता है। ये आपका जो डी वाला विकल्प है ये आपका करेक्ट होगा। अगला प्रश्न, मानसिक रूप से पिछड़े बालकों के लिए निम्न में से कौन सी व्यू रचना कार्य करती है। कार्यों को मूर्त रूप से समझाना, विद्यार्थियों को लक्ष्य निर्धारित करने के लिए प्रोत्साहित करना, स्व अध्ययन के अवसर प्रदान करना, या फिर सहायता के लिए बाहर से संसाधनों का प्राप्त करना। तो करेक्ट आंसर होगा मानसिक रूप से पिछड़े बालकों के लिए जो व्यू रचना कार्य करेगी वो कार्यों को मूर्त रूप से समझना, व्यू रचना जो है ये कार्य करेगी। पहला वाला विकल्प आपका करेक्ट होगा। अगला प्रश्न, नृत्य, ड्रामा एवं शिल्प कला का प्रयोग किया जाता है विशिष्ट गुणों के विकास में, व्यक्तित्व को ढालने के लिए, दबी एवं बर्दाश्त न की जा सकने वाली अंतर्नोद के प्रकटीकरण के हेतु, या फिर इनमें से सभी। तो इन तीनों का प्रयोग है, नृत्य, ड्रामा एवं शिल्पकला का प्रयोग किया जाता है इन तीनों में। तो यहाँ पर इनमें से सभी क्या होगा, आपका करेक्ट आंसर होगा, है ना। चलिए अगला प्रश्न, वर्तनी वाचन एवं गणना में सॉरी वर्तनी वचन एवं गणना में कठिनाई, सामान्य बुद्धि एवं अच्छी अनुकूलनात्मक योग्यता विशेषता है किसकी है, धीमी गति से सीखने वाले की है, सामान्य औसत अधिगमकर्ता की है, मानसिक रूप से पिछड़े बालकों की है, या फिर अधिगम निर्योग्य बालकों की है। तो ये अधिगम निर्योग्य बालकों की विशेषता है। यहाँ पर जो डी वाला विकल्प है ये आपका करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न, फा एवं वा, मां एवं ना अक्षरों की जो ध्वनियों में अंतर न कर पाना अधिगम की समस्या संबंधित किस पर है, अवधान केंद्रण की, स्मृति की, प्रत्यक्षीकरण की, या फिर इनमें से सभी की, किसकी है। तो ये है प्रत्यक्षीकरण की है। तीसरा वाला विकल्प आपका करेक्ट होगा। अगला और अंतिम प्रश्न है आपका 2012 का जो पेपर है उसका अंतिम प्रश्न है, निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का बालकों का अधिकार 2009 के अंतर्गत किसी भी अध्यापक को निम्न में से किस कार्य के लिए नहीं लगाया जा सकता। किस कार्य के लिए नहीं लगाया जा सकता भैया, यहाँ पर शिक्षक की बात की जा रही है, अध्यापक की बात की जा रही है।
10 वर्ष पश्चात होने वाली जनगणना में लगाते हैं, आपदा राहत कार्य में लगा सकते हैं, चुनावी संबंध कार्य में लगा सकते हैं, पल्स पोलियो कार्यक्रम में नहीं लगाते हैं। यहाँ पर 2009 के अनुसार डी वाला विकल्प जो है आपका क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। तो ये 2012 का पेपर आपका समाप्त हुआ। अब करते हैं 2011 की बात। 2011 में किस प्रकार से प्रश्न पूछे गए थे उस पर चर्चा करेंगे। ये रहा आपका बाल विकास का पोर्शन, ये रहा बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र का पोर्शन। शुरुआत करते हैं। खिलौनों की आयु कहा जाता है। सरल से प्रश्न पूछे गए थे 2011 में, ज्यादा कठिन नहीं था पेपर। तो पहला प्रश्न का उत्तर क्या होगा, खिलौनों की आयु पूर्व बाल्यावस्था को, उत्तर बाल्यावस्था को, शेष अवस्था को, या फिर इनमें से सभी को। तो जहां पर खिलौने की आयु पूछे तो याद रखिएगा पूर्व बाल्यावस्था आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा, है ना। चलिए दूसरा प्रश्न है आपका, निम्न में से कौन सी पूर्व बाल्यावस्था की विशेषता नहीं। देखिए नेगेटिव प्रश्न पूछा गया है। दल समूह में रहने की अवस्था बिल्कुल पूर्व बाल्यावस्था का जो समय होता है वो होता है आपका 2 से 6 वर्ष, है ना। इसमें दल या फिर समूह में रहने की अवस्था होती बिल्कुल होती है। अनुकर करने की अवस्था बिल्कुल बच्चा जो है वो नकल करके सीखता है ना। प्रश्न करने की अवस्था बिल्कुल बच्चा प्रश्न करता है। खेलने की अवस्था, यहां पर देखिए खिलौने की अवस्था नहीं दे रखा है, क्योंकि जो बच्चा 2 से 6 वर्ष तक का होता है वो खिलौने से खेलता है ना, घर के बाहर जो खेल होते हैं या फिर खेलने की जो अवस्था होती है ये आपकी पूर्व बाल्यावस्था नहीं होती है, खिलौनों की आयु होती है। तो जो आपका फोर्थ वाला विकल्प है ये आपका करेक्ट होगा। इस प्रकार से प्रश्न दिया था, कंफ्यूजन वाला प्रश्न था, लेकिन आपका आंसर क्या होता, खेलने की अवस्था, और यही आपका करेक्ट आंसर है ना। तीसरा प्रश्न, उत्तर बाल्यावस्था में बालक भौतिक वस्तुओं के किस आवश्यक तत्व में परिवर्तन समझने लगते हैं। द्रव्यमान, द्रव्यमान और संख्या, संख्या या फिर द्रव्यमान, संख्या और क्षेत्र। करेक्ट आंसर आप सभी को पता होगा जहां तक मुझे लगता है, द्रव्यमान, संख्या और क्षेत्र, डी वाला विकल्प आपका करेक्ट होगा। अगला प्रश्न, विकास का अर्थ यहां पर पूछा गया है। विकास का अर्थ क्या है, परिवर्तनों की उत्तरोत्तर श्रृंखला है, अभिप्रेरणा के फलस्वरूप होने वाले परिवर्तनों की उत्तरोत्तर श्रृंखला है, अभिप्रेरणा एवं अनुभव के फलस्वरूप होने वाले परिवर्तन की उत्तर श्रृंखला है, या फिर परिपक्वता एवं अनुभव के फलस्वरूप होने वाली परिवर्तनों की श्रृंखला है। सही आंसर क्या होगा, अभिप्रेरणा एवं अनुभव के फलस्वरूप होने वाली परिवर्तनों की उत्तरोत्तर श्रृंखला है। सी वाला विकल्प आपका करेक्ट होगा। अगला प्रश्न, विकास के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है, इसके बारे में बताना। कौन सा कथन सत्य नहीं भैया, विकास की प्रत्येक अवस्था के अपने खतरे होते हैं, विकास उकसाने बढ़ावा देने से नहीं होता है, विकास सांस्कृतिक परिवर्तनों से प्रभावित होता है, विकास की प्रत्येक अवस्था की अपनी विशेषता होती है। तो यहाँ पर कौन सा कथन सत्य नहीं है विकास के संदर्भ में, विकास जो है उकसाने या फिर बढ़ावा देने से नहीं होता है, ये आपका गलत कथन होगा, यानी कि बी वाला आपका करेक्ट आंसर होगा यहाँ पर, है ना। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सा विकासात्मक कार्य उत्तर बाल्यावस्था के उपयुक्त नहीं है। देखिए यहाँ पर नेगेटिव प्रश्न पूछा गया है आपका उत्तर बाल्यावस्था के संबंध में। करेक्ट आंसर क्या होगा, सामान्य खेलों के लिए आवश्यक शारीरिक कुशलता सीखना, पुरुषोचित या फिर स्त्रियोचित सामाजिक भूमिकाओं को प्राप्त करना, व्यक्तिगत आत्मनिर्भरता प्राप्त करना, या फिर हमने अपने हम उम्र बालकों के साथ रहना सीखना। तो यहाँ पर विकासात्मक कार्य उत्तर बाल्यावस्था के उपयुक्त कौन सा नहीं होगा विकल्प, तो ये होगा आपका बी वाला, पुरुषोचित या फिर स्त्रियोचित सामाजिक भूमिकाओं को प्राप्त करना, बी वाला विकल्प आपका करेक्ट होगा। अगला प्रश्न, सामान्य परिपक्वन से पहले प्रशिक्षण करना प्रायः सामान्य कौशलों के निष्पादन के संदर्भ में बहुत लाभकारी होता है, कुल मिलाकर हानिकारक होता है, दीर्घकालीन दृष्टि से लाभकारी होता है, या फिर लाभकारी हो या हानिकारक। यहां इस पर निर्भर करता है कि प्रशिक्षण के किस प्रकार की विधि का प्रयोग किया जाता है। तो आपका सही आंसर कौन सा होगा, आपका फोर्थ वाला ही होगा। सामान्य परिपक्वन से पहले प्रशिक्षण करना प्रायः लाभकारी हो या फिर हानिकारक, यह इस पर निर्भर करता है कि प्रशिक्षण में किस प्रकार की विधि का प्रयोग किया गया है, डी वाला विकल्प आपका करेक्ट होगा। अगला प्रश्न, 5 वर्ष का राजू अपनी खिड़की से बाहर तूफान देखता है, बिजली चमकती है और कड़कने की आवाज आती है। राजू शोर सुनकर उछलता है, बार बार यह घटना होती है। फिर कुछ देर शांति के पश्चात बिजली कड़कती है, राजू बिजली की गर्जना सुनकर उछलता है। राजू का उछलना सीखने के किस सिद्धांत का उदाहरण है, शास्त्रीय अनुबंध, क्रिया प्रसूत अनुबंधन, प्रयत्न एवं भूल, या फिर इनमें से कोई नहीं। सही आंसर होगा आपका शास्त्रीय अनुबंधन जो सिद्धांत है इसका ये एक उदाहरण है, ए वाला विकल्प आपका करेक्ट होगा। अगला प्रश्न,
सकारात्मक दंड का निम्न में से कौन सा उदाहरण? सकारात्मक दंड के बारे में मित्रों के द्वारा उपहास, मित्रों के साथ समय बर्बाद करना, मीन मेक निकालना बंद करना, या फिर इनमें से सभी। सकारात्मक दंड के बारे में पूछा गया है, उदाहरण के बारे में पूछा गया है, तो मित्रों के द्वारा जो उपहास उड़ाना ये एक सकारात्मक दंड माना जाता है, तो पहला वाला विकल्प आपका करेक्ट हुआ। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सा कथन अभिप्रेरणा एक प्रक्रिया के संदर्भ में उपयुक्त नहीं है? देखिए नेगेटिव प्रश्न पूछा गया है, तो यहाँ पर पहला विकल्प यहाँ व्यक्ति को लक्ष्य की ओर ले जाता है, यहाँ व्यक्ति की शारीरिक आवश्यकताओं की संतुष्टि करता है, यह मनोवैज्ञानिक आकांक्षाओं को प्राप्त करने में सहायता करता है, या फिर यह व्यक्ति को अप्रिय स्थिति से दूर रखता है। नेगेटिव प्रश्न पूछा गया है, तो करेक्ट आंसर होगा यहाँ व्यक्ति को अप्रिय स्थिति से दूर रखता है, डी वाला विकल्प होगा 10वें का। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है, किसी उद्दीपन के निरंतर दिए जाने से व्यवहार में होने वाला जो अस्थायी परिवर्तन है उसे क्या कहते हैं? अभ्यस्तता, अधिगम, अस्थायी अधिगम, या फिर अभिप्रेरणा। याद रखिएगा इस प्रकार का जो परिवर्तन होता है उसे अभ्यस्तता कहा जाता है, पहला वाला विकल्प ही आपका करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है, विद्यार्थियों की अभिवृत्तियों में परिवर्तन के लिए निम्न में से किस विधि का प्रयोग अध्यापक को नहीं करना चाहिए? वो कौन सी विधि है जिसका प्रयोग अध्यापक को नहीं करना चाहिए विद्यार्थियों की अभिवृत्तियों को परिवर्तन के लिए? दबाव से किसी बात या विचार के लिए राजी करना, किसी विचार को दोहराना, अथवा दृढ़ता पूर्वक व्यवहार, किसी प्रशंसनीय व्यक्ति के द्वारा समर्थन के एवं स्वीकृति, या फिर संदेश के साथ साहचर्य स्थापित करना। करेक्ट आंसर होगा आपका, किस विधि का प्रयोग अध्यापक को नहीं करना चाहिए? दबाव से किसी बात या विचार के लिए राजी करना, पहला वाला विकल्प आपका करेक्ट होगा। उपलब्धि अभिप्रेरक के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही है? देखिए यहाँ पर पॉजिटिव प्रश्न पूछा गया है, उपलब्धि अभिप्रेरक के संबंध में सही आंसर क्या होगा? उपलब्धि अभिप्रेरक जीवित रहने के लिए आवश्यक है, बिल्कुल आवश्यक है। यदि व्यक्तिगत क्षमताओं की संतुष्टि महत्वपूर्ण है तो उपलब्धि अभिप्रेरक को विकास प्रेरक कहा जा सकता, बिल्कुल कहा जा सकता है। यदि व्यक्तियों के मध्य प्रतियोगिता पर बल है तो उपलब्धि अभिप्रेरक को सामाजिक अभिप्रेरक कहा जा सकता, बिल्कुल कहा जा सकता है। यानी यहाँ पर इनमें से सभी आपका क्या होगा? करेक्ट आंसर होगा। चलिए अगला प्रश्न, 6 से 10 वर्ष की अवस्था में बालक रुचि लेना प्रारंभ करता है, धर्म में, मानव शरीर में, यौन संबंधों में, या फिर विद्यालय में। तो 6 से 10 वर्ष की जो उम्र होती है इसमें विद्यालय में जो बालक है वो रुचि लेना प्रारंभ करता है, यहाँ पर डी वाला विकल्प आपका करेक्ट होगा। कौन सा सिद्धांत व्यक्त करता है कि मानव मस्तिष्क एक बर्फ की बड़ी चट्टान के समान है जो कि अधिकांशतः छिपी रहती है एवं उसमें चेतना के 3 स्तर बताए? कौन सा सिद्धांत है ये? गुण सिद्धांत, प्रकार सिद्धांत, मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत, व्यवहार सिद्धांत। मैंने आपको बताया भाई उसमें चेतन के 3 स्तर बताए गए हैं, तो यह मनोविश्लेषण सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया है? फ्रायड के द्वारा। किसके द्वारा? फ्रायड के द्वारा दिया गया मनोविश्लेषण सिद्धांत। और इसमें इनके द्वारा जो मस्तिष्क है उसे एक बर्फ की तुलना की, बर्फ की बड़ी चट्टान के समान इनके द्वारा माना है, और इन्हीं के द्वारा उन्होंने चेतन के कितने स्तर बताए हैं? 3 स्तर बताए, है ना। चलिए अगला प्रश्न, कुछ लोगों का कहना है कि जब बालकों को गुस्सा आता है तो वे खेलने के लिए चले जाते हैं जब तक कि पहले से अच्छा महसूस नहीं करते। उनके व्यवहार में निम्न में से कोई प्रतिरक्षा तंत्र प्रतिलक्षित होता है? तो कौन सा होता? प्रक्षेपण, विस्थापन, प्रतिक्रिया निर्माण, या फिर उदातीकरण। करेक्ट आंसर क्या होगा? करेक्ट आंसर होगा आपका विस्थापन। क्या होगा? विस्थापन, बी वाला विकल्प आपका करेक्ट होगा। अगला प्रश्न, समायोजन से तात्पर्य स्वयं का विभिन्न परिस्थितियों में अनुकूलन करना ताकि संतुष्ट किया जा सके दूसरों को, प्रेरकों को, उद्देश्यों को, या फिर आवश्यकताओं को। सही आंसर होगा ताकि संतुष्ट किया जा सके आवश्यकताओं को, डी वाला विकल्प आपका सही होगा। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सा व्यवहार भावात्मक बाधा को प्रदर्शित नहीं करता? बाल अपराध, कमजोरों को डराने वाला, बहुड़ापन, या फिर स्वालीनता। करेक्ट आंसर होगा आपका स्वालीनता, डी वाला विकल्प आपका करेक्ट होगा, है ना। अगला प्रश्न, निःशक्त बालकों की शिक्षा के लिए प्रावधान किया जा सकता है समावेशी शिक्षा द्वारा, मुख्य धारा में डालकर, समाकलन द्वारा, या फिर इनमें से कोई नहीं? करेक्ट आंसर होगा आपका यहाँ पर समावेशी शिक्षा द्वारा, पहला वाला विकल्प आपका करेक्ट होगा। अगला प्रश्न आपका पूछा गया था कि निम्न में से कौन सी मानसिक मंदता की विशेषता नहीं? देखिए मानसिक मंदता की विशेषता कौन सी नहीं, नेगेटिव प्रश्न पूछा गया है। यहां पर विकल्प हैं आपके, बुद्धि लब्धि का 25 से 70 के मध्य होना,
धीमी गति से सीखने एवं दैनिक जीवन की क्रियाओं को न कर पाना, वातावरण के साथ अनुकूलन में कठिनाई या फिर अंतर व्यक्तिक संबंधों का कमजोर होना। तो मानसिक मंदता की विशेषता कौन सी नहीं है? अंतर व्यक्तिक संबंधों का कमजोर होना, यह मानसिक मंदता की विशेषता नहीं है। जो वो है आपकी पहली है, दूसरी है और तीसरी है, फोर्थ नहीं है। तो फोर्थ वाला विकल्प आपका करेक्ट होगा। अगला प्रश्न, विद्यार्थी के अच्छे मानसिक स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए निम्न में से कौन सा तरीका अधिक महत्वपूर्ण है? सह शैक्षिक क्रियाओं का प्रावधान, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, रुचियों की भिन्नता या फिर अध्यापक की भूमिका एवं विद्यालयी वातावरण। यहाँ पर विद्यार्थियों के अच्छे मानसिक स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए कौन सा तरीका अधिक महत्वपूर्ण है? अध्यापक, साथ में उसकी भूमिका और विद्यालय का वातावरण। फोर्थ वाला विकल्प आपका करेक्ट होगा। अगला प्रश्न, कमजोर वर्ग के बालक से तात्पर्य यहाँ पर आपको बताना है, विकल्प बड़े हैं, डायरेक्टली आंसर बताऊंगा। ऐसे अभिभावकों के बालकों से जो सरकार द्वारा निर्धारित न्यूनतम सीमा की वार्षिक आय की सीमा से नीचे के वर्ग के आते हैं, उसे कमजोर वर्ग के बालक होते हैं। ये इसका अर्थ होता है, तात्पर्य होता है। डी वाला विकल्प आपका करेक्ट होगा। अगला प्रश्न, शिक्षक अधिकार अधिनियम 2009 आरटीई एक्ट 2009 के अनुसार बताना है कि कक्षा 1 से कक्षा 5 तक यदि प्रवेश दिए गए विद्यार्थी की संख्या कितनी है? 200 से अधिक है। 1 से 5 तक जो संख्या कितनी होगी? 200 से अधिक है। तो विद्यार्थी अध्यापक आवश्यक अनुपात होगा, कितना होगा? 30 होगा, 45 होगा, सॉरी 40 होगा, 45 होगा या फिर 50 होगा। जो विद्यालय अध्यापक अनुपात होगा वो कितना होगा? 40 होगा। बी वाला विकल्प क्या होगा आपका यहाँ पर करेक्ट होगा? कब होगा? जब 200 से ज्यादा बच्चे हो तब, है ना? तो बी वाला विकल्प आपका करेक्ट होगा। चलिए अगला प्रश्न, क्रियात्मक अनुसंधान के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? यहां पर नेगेटिव प्रश्न पूछा गया है। एक यहां अध्यापकों एवं शिक्षा व्यवसाय से जुड़े लोगों के द्वारा किया जाता है। यह किसी विशिष्ट समस्या के समाधान के लिए किया जाता है। व्यापक स्तर पर निर्णय लेने के लिए सूचना संकलन का कार्य इनमें से किया जाता है या फिर स्थानीय स्तर पर रोजमर्रा की समस्याओं के समाधान के लिए क्रियात्मक अनुसंधान किया जाता है। तो यहाँ पर कौन सा कथन सही नहीं है? क्रियात्मक अनुसंधान के संबंध में व्यापक स्तर पर निर्णय लेने के लिए सूचना संकलन का कार्य इनमें किया जाता है। जो तीसरा वाला विकल्प है ये आपका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सा कथन शिक्षण के बारे में सत्य नहीं? देखिए यहाँ पर नेगेटिव प्रश्न पूछा गया है। शिक्षण में सुधार किया जा सकता है, बिल्कुल किया जा सकता है, इसके संबंध में सही कथन है। लेकिन नेगेटिव प्रश्न पूछा गया है। शिक्षण औपचारिक एवं अनौपचारिक है, बिल्कुल है। शिक्षण विज्ञान के साथ साथ कला भी है। शिक्षण अनुवेशन नहीं है और यही पूछा गया कौन सा कथन सत्य नहीं है। तो फोर्थ वाला विकल्प आपका क्या होगा? करेक्ट होगा। अगला प्रश्न, राष्ट्रीय पाठचर्या रूपरेखा 2005 में गुणवत्ता आयाम शीर्षक के अंतर्गत अधिक महत्व दिया गया है। भौतिक संसाधनों को शिक्षित एवं अभिप्रेरित अध्यापकों को बालकों के लिए ज्ञान के संदर्भ में संचरित अनुभवों को या फिर बालकों के लिए संरचित अनुभव एवं पाठ्यक्रम सुधार को किसको दिया गया है? करेक्ट आंसर होगा आपका बालकों के लिए संरचित अनुभव एवं पाठ्यक्रम सुधार को महत्व दिया गया है। डी वाला विकल्प आपका करेक्ट होगा। अगला प्रश्न, राष्ट्रीय पाठचर्या रूपरेखा 2005 में निम्न में से किस परीक्षा संबंधी सुधारों को सुझाया गया है? किसको सुझाया गया है भैया? कक्षा 5 की परीक्षा ऐच्छिक हो, विद्यालय शिक्षा की विभिन्न अवस्थाओं पर राज्य स्तर की परीक्षा संचालन, प्रतियोगिता प्रवेश परीक्षाओं को ऐच्छिक या फिर इनमें से सभी? तो इनमें से सभी नहीं होगा। करेक्ट आंसर होगा आपका कक्षा 5 की परीक्षा क्या हो? ऐच्छिक हो। पहला वाला विकल्प आपका करेक्ट होगा। अगला प्रश्न, दबाव को कम करने एवं परीक्षाओं में सफल के लिए आवश्यक है कम अवधि की परीक्षाओं का नियंत्रण, विद्यालयीय शिक्षा की विभिन्न चरणों में परीक्षाओं का आयोजन, वार्षिक एवं अर्धवार्षिक परीक्षाएं या फिर विभिन्न प्रवेश परीक्षाओं के लिए विभिन्न एजेंसियों की स्थापना। तो यहाँ पर देखिए दबाव को कम करने एवं परीक्षाओं में सफलता के लिए जो आवश्यक होगा वो कम अवधि की परीक्षाओं में अंतरण होगा। पहला वाला विकल्प आपका करेक्ट होगा। अगला प्रश्न, मूल्यांकन का उद्देश्य यहाँ पर पूछा गया है क्या है? बालकों को धीमी गति से सीखने वाले एवं प्रतिभाशाली बालकों के रूप में लेवल करना, जिन बालकों को उपचारात्मक शिक्षा की आवश्यकता है उनकी पहचान करना, अधिगम की कठिनाइयों व समस्या वाले क्षेत्रों का पता लगाना या फिर उत्पादक जीवन जीने के लिए शिक्षा किस सीमा तक तैयार कर पाई है का पुष्टि पोषण प्रदान करना। करेक्ट आंसर होगा आपका उत्पादक जीवन जीने के लिए शिक्षा किस सीमा तक तैयार कर पाई है का पुष्टिकरण
पुष्टि पोषण प्रदान करना, ये मूल्यांकन का उद्देश्य होता है। फोर्थ वाला विकल्प आपका करेक्ट होगा। अगला और अंतिम प्रश्न है, यहाँ पर 2011 का पेपर आपका समाप्त होगा। 2011 का हम बता चुके हैं, 12 का, 15 का, 17 का, 21 का और 22 का, 1 2 3 4 5 6 प्रश्न पत्र हम हल करवा चुके हैं और ये उसका अंतिम प्रश्न है। वीडियो अच्छा लगे तो आपको वीडियो को लाइक करना है, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है यदि आपको हमारे लेटेस्ट वीडियो चाहिए तो, है ना। अंतिम प्रश्न पूछा गया आपसे, प्राथमिक विद्यालय के बालकों के लिए निम्न में से किसे बेहतर मानते हैं? वीडियो अनुरूपण, प्रदर्शन, स्वयं के द्वारा किया गया अनुभव या फिर इनमें से सभी। सही आंसर क्या होगा? प्राथमिक विद्यालयों के बालकों के लिए पूछा गया भैया बेहतर क्या होगा? स्वयं के द्वारा किया गया अनुभव, है ना। तीसरा वाला विकल्प आपका करेक्ट होगा। यहीं पर आपके 6 जो प्रश्न पत्र हैं वो यहीं पर समाप्त होते हैं। यदि हम इसको जोड़े इंटू 30 करें तो कितने होते हैं? 180 प्रश्न होते हैं। 180 प्रश्न का जो वीडियो है वो यहीं पर समाप्त होता है। आज का वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट्स के माध्यम से जरूर बताइएगा। थोड़ा बहुत भी आपको अच्छा लगा हो वीडियो, कुछ भी आपको यहाँ पर समझ में आया हो वीडियो में, तो आपको वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। तो जल्द ही दोस्तों एक नई वीडियो के साथ मिलेंगे, जब तक के लिए धन्यवाद।